इट्स मी रियाना, वेलकम यू ऑल टू स्टेप अप अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सेवा भाव से, ठीक है, या सेवा इन जनरल, ठीक है। तो अभी इतना बड़ा पंचायती चैप्टर क्यों डाला हमारे सिलेबस में? थियरी कम थी, जो ये चैप्टर भी डाल दिया। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से छुट्टी नहीं मिल रही मैडम, ये क्या पढ़े? तो इसीलिए पढ़ना है ऐसे, क्योंकि यहाँ ना अपन कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आप डेली यूज़ में सुनते हो, ठीक है, जैसे कि आरटीजीएस या इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ अपन सुनते हैं लेकिन अपन को पता नहीं रहता इसका मतलब क्या है। तो वही सब ये चैप्टर क्लियर करने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से मुद्दे की बात करेंगे अपन और जल्दी से रैप करेंगे चैप्टर को। दिस विल बी द रोड मैप, इसी क्रोनोलॉजी में हम पढ़ेंगे चैप्टर। नोट दिस डाउन, टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो, ठीक है। चलो भाई, अब चैप्टर शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल ये देखो, ये है अपने मोती लल्ला, ठीक है। मोती लल्ला के दिमाग में आया एक आइडिया, ठीक है। इनने कहा कि भाई साहब अपन को आया है एक आइडिया, अपन बनेंगे एंटरप्रेन्योर, अपन खोलेंगे भाई साहब चाट की दुकान, ठीक है, जहाँ पे आएंगे चटोरे और बढ़िया सी चाट बेचेंगे अपन, ठीक है। तो इनने सोचा कि भाई अपन खोलेंगे एक कंपनी जो क्या बेचेगी? चाट। प्रोफेशनल ढंग से हम पूरे शहर में बेचेंगे अपनी चाट, मोती लल्ला की चाट, ठीक है। अब इनको खोलनी है कंपनी, तो अब ये क्या करेंगे? या तो जाके गूगल पे अपना माथा फोड़ी करें, ठीक है, देखें क्या करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे को, क्या गाइडेंस लूँ, मैं किससे लूँ, ठीक है। या ये क्या करेंगे? ये जाएंगे अपनी रोजी मैम के पास। रोजी मैम क्या है? ये है कंसल्टेंट या ये है कंपनी सेक्रेटरी, जो कि लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को इसी चीज में हेल्प करती है कि भैया अपनी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करो, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में, फॉर्म करने में, ठीक है, या आपके पास क्या क्या पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है आपके लिए, जिससे आपको सब्सिडी मिले, फंड्स मिले, फाइनेंस मिले, आप अपने बिजनेस को और फ्लरिश करा पाओ। किसको पता है? ये रोजी मैम को पता है, मिस रोजी, यू नो, दिख रही है ना हाईटेक एकदम। तो मोती लल्ला जब रोजी के पास गए, उन्होंने अपनी पूरी बात समझाई, रोजी ने उन्हें क्या दिया? सलाह दी, ठीक है, बातें करी, ठीक है, एडवाइस दी कि एक काम करो, आप मेरे को इतनी फीस दो, मैं आपका पूरा काम करवाती हूँ, या मैं आपको बोलती हूँ कि ये इस स्टेप में करो, गाइडेंस देती हूँ कि आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए पहले अपना कंपनी का नाम डिसाइड करना है, ठीक है, कुछ टैगलाइन होगी वो डिसाइड करो, लोगो डिसाइड करो, ट्रेडमार्क कराना तो वो कराओ, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं अरेंज करूँगी, आधार चाहिए आपको, जीएसटी, पैन, जो भी होगा हम करवाएंगे। तो क्या मिस रोजी ने किस तरह से मोती लल्ला की हेल्प करी? अपनी सजेशंस, अपनी एडवाइस देके, अपनी सर्विस देके। क्या देके? सर्विस। आया कुछ आइडिया लगा यहाँ पे क्या हुआ? तो व्हाट सर्विस इज? रीड विद मी गाइस। सर्विस इज अ ट्रांजैक्शन, मतलब एक टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्शन इन विच द नॉन फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर्ड। Here the focus is on what? Emphasis किस पे है? नॉन फिजिकल, इंटेंजिबल चीजों की बातें हो रही। क्या मिस रोजी ने पोटली में बंद करके अपनी सर्विस दी? नहीं, बकर बकर की बातें करी। क्या वो बात हम टच कर सकते थे? नहीं, इंटेंजिबल थी। ये क्या है? नॉन फिजिकल गुड्स है। फ्रॉम द सेलर टू द बायर, किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है? नॉन फिजिकल गुड्स का, सेलर से बायर तक। सेलर कौन हो गई? मिस रोजी, जिन्होंने एज ए कंपनी सेक्रेटरी किसकी हेल्प करी? बायर की, मोती लल्ला, जिन्हें अपना चाट का भंडार खोलना है। ओके, ये डेफिनेशन मिलेगी आपको majplaza.com पे, ठीक है। अब और देखो सर्विस क्या है? सर्विस इज एन इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या सर्कुलेट हो रहे हैं? कमोडिटीज। कमोडिटीज माने गुड्स एंड सर्विसेज। जो टैंजिबल पार्ट है इकोनॉमी का वो हो गया गुड्स, जो इंटेंजिबल है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी फेल्ट या एक्सपीरियंस्ड, वो है आपका सर्विस। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये गए इनके पास, इन्होंने बकर बकर करी, अपनी कंसल्टेशन दी कि आप एक काम करो, आपके पास आइडिया बहुत तगड़ा है, आप लेकिन इस आइडिया को ना एग्रीकल्चर फील्ड में डालो, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत वो है स्कोप, ठीक है। तो इन्होंने इनकी बात मानी, इन्होंने अपनी सर्विस दी किनको? बायर्स को, ठीक है। दिस इज व्हाट सर्विस इज। अब देखें अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सर्विस। हमने ये तो जान लिया कि सर्विस क्या चीज है, ठीक है, नॉन टैंजिबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर टू द फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है। सेम, ठीक है, फॉर द 10th टाइम। अभी
लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ सर्विसेज। नंबर 1 क्या है? दीज आर इंटेंजिबल, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दीज कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फेल्ट और एक्सपीरियंस। सर्विस को आप सिर्फ फील कर सकते हो। देखो कैसे, आप गए एक ट्यूशन टीचर के पास, उसने आपको सर्विस दी, ठीक है, आपने उसके एक्सचेंज में उसे क्या दिया? फीस, जो ट्यूशन टीचर मांग रहा था। अब आप गए वहां पे एकदम नूब की तरह, आपको बिल्कुल अकल नहीं थी, लेकिन आप वहां गए, आपको ज्ञान खूब सारा मिला। किससे? टीचर से। आपने एक्सपीरियंस लिया उसका ज्ञान का, अब आपको ज्ञान का एकदम उबाल आ रहा है मन में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आप क्या? सर्विस को। नेक्स्ट देखो, क्वालिटी कैन बी नोन ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पे पहले से प्री मेड कुछ भी नहीं होता है, तो क्वालिटी तभी आप पता कर पाओगे। कोई आप ट्यूशन गए, 5-6 ट्यूशन चेक किए, आप क्वालिटी क्या अपने टीचर का चेहरा देख के बता देंगे यार ये शानदार पढ़ाएगा, अरे भाई गजब धांसू पढ़ाएगा ये, क्योंकि ये सुंदर दिख रहा है, ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा तो ये अच्छा नहीं पढ़ाएगा। कब मिल पाएगी आपको क्वालिटी का चेक? कब मिल पाएगा? जब आप उस सर्विस को एक्सपीरियंस करोगे। कैसे? आप ट्यूशन टीचर ए के पास गए जो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है उन्होंने बहुत ही खराब पढ़ाया। आप ट्यूशन टीचर बी के पास गए जो स्मार्ट दिख रहे थे, बहुत सुंदर नहीं लेकिन स्मार्ट, उन्होंने गजब पढ़ाया, तो आपने एक्सपीरियंस करने के बाद क्वालिटी चेक की, राइट? तो क्वालिटी कैन बी चेक्ड ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इनसेपरेबिलिटी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आई शुड हैव टोल्ड यू दिस कि ये जो है ये 5 आईज हैं। क्या है ये? 5 आईज, ठीक है, नॉट आईज, नॉट दिस, आईज एज इन द अल्फाबेट। इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, इन्वॉल्वमेंट, इनकंसिस्टेंट और इन्वेंटरी। 5 आईज, ये फीचर्स होते हैं किसके? सर्विस के। नेक्स्ट फीचर देखिए, इनसेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी मतलब अलगाव, जिसे हम अलग कर सकें। इनसेपरेबिलिटी मतलब जिस चीज को हम अलग नहीं कर सकते। सर्विस कभी भी उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं हो सकती। कभी डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने आपको कंसल्टेशन दी, डॉक्टर ने आपको पूरा अपना ट्रीटमेंट बताया, ठीक है, आपने उसे फीस दी, तो क्या डॉक्टर कभी ये बोलता है कि आज की इतनी कंसल्टेशन में इतनी बक 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 कर देता हूँ, बाकी की मैं स्टोर करके रख लेता हूँ और कल दूंगा, या कल आप नर्स से ले लेना, ठीक है? क्या वो कंसल्टेशन जो डॉक्टर के दिमाग में है क्या नर्स दे देगी? नहीं, डॉक्टर ही देगा। तो कभी भी सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं हो सकती। रीड विद मी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस। I, as an instructor, am educating you, I'm giving you my service, okay? In return, you're watching my video, get it? ठीक है, तो हमने सर्विस दी, आपने तभी कंज्यूम कर ली। क्या ऐसा हो रहा है कि आपने कहा कि आज सुन अभी लेते हैं, प्रोसेस बाद में करेंगे इनकी बातों को? नहीं, आप सुन भी अभी रहे हो, कंज्यूम भी अभी कर रहे हो, कंज्यूम एज एन प्रोसेस भी अभी कर रहे हो, अपना नॉलेज का होराइजन अभी बढ़ा रहे हो जब आपको सर्विस मिल रही है, ओके? नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट। सर्विस इज अ 2-वे ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सेलर के साथ, ठीक है? कैसे? अपन गए लॉयर के पास या अपन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, अपन ने कहा कि मौन व्रत, हम नहीं बता रहे। अरे तो वो तुम्हें सलाह कैसे देगा, तुम्हारा इलाज कैसे करेगा? 2-वे इन्वॉल्वमेंट। तुम लॉयर के पास गए, लॉयर ने पूछा अच्छा केस बताओ, ब्रीफिंग दो थोड़ी, तुमने कहा कि हाँ हम नहीं बता रहे, मजा चल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर और सेलर दोनों का इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज क्रूशियल, एसेंशियल। कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखो, इनकंसिस्टेंट मतलब एक जैसी नहीं रहती है सर्विस। ऐसा नहीं रहता कि हमने एक सेट ऑफ एक पेपर पे लिख दिया कि ये सिर्फ हम इतना ही सर्विस देंगे। आपकी प्रॉब्लम कितनी ही खराब हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी ही छोटी हो, ठीक है? डॉक्टर क्या सबका इलाज एक सा करता है? किसी को मलेरिया है, किसी को कोल्ड हुआ, तो क्या सबको मलेरिया की दवाई देगा? नहीं। जो लॉयर है वो क्रिमिनल केसेस भी देख रहा है, रियल एस्टेट के केसेस भी देख रहा है, ठीक है, डिवोर्स भी देख रहा है। क्या डिवोर्स का जो सोल्यूशन है वो रियल एस्टेट वाले को दे देगा? नहीं। तुम्हारी प्रॉपर्टी में दिक्कत है ना, तुम पत्नी को तलाक दे दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सर्विस इनकंसिस्टेंट रहती है। हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विस में चेंज लाता है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? रीड विद मी, इट इज अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, चेंज होता रहता है, इट इज हाईली सब्जेक्टिव।
सेम सर्विसेज प्रोवाइडेड डिफरेंटली टू डिफरेंट कस्टमर्स। एक CS थी, अभी अपन ने पढ़ा था, मिस रोजी क्या थी, कंपनी सेक्रेटरी थी। उन्होंने जो अपना मोती लल्ला था उसको चाट का भंडार खोलना था, तो उस हिसाब से उसको अपनी सर्विस दी कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगा, ठीक है, आप पहले कितने आउटलेट्स खोलने चाहोगे। अब वहीं पे एक आयरन ओर की कंपनी आई कि हमें आयरन एक्सट्रैक्शन करना है, करोड़ों अरबों का प्लांट, ठीक है, क्या उसको चाट भंडार वाली सर्विस देंगी वो, या कंसल्टेशन देंगी कि एक काम करो आपके तो कुछ 1000 रुपए लगेंगे? नहीं, वो करोड़ों का प्लांट है, उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी। ये तो कुछ भी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है फॉर्म, अपन ने पढ़ा था ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मोती लल्ला जो कि चाट भंडार खोल रहे हैं वो एक सोल प्रोप्राइटर भी बन सकते हैं, अकेले मालिक। लेकिन अगर आप आयरन और एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो सोचो आप नेशनल लेवल, गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कितने डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेम सर्विस कंपनी सेक्रेटरी कंपनी फॉर्मेशन में अगर आपकी हेल्प कर रही है तो डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंटली प्रोवाइड करेगी वो। गेट इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, इन्वेंट्री। क्या हम सर्विस को स्टॉक करके रख सकते हैं? ऐसा होता है कि कभी कि डॉक्टर ने आज सोचा कि आज सुबह से कोई पेशेंट नहीं आया, एक काम करता हूँ, मैंने अपनी सारी जो बकर है ना, सारी ट्रीटमेंट का जो मेरी कंसल्टेंसी है या मैं जो एडवाइस देता हूँ, जो मेरी सर्विस है, वो आज नौ से मैं स्टोर करके रख लेता हूँ एक कमरे में, ठीक है, जैसे जैसे कल पेशेंट आएंगे वैसे वैसे कमरे से निकाल के देता जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सर्विस की इन्वेंट्री नहीं रख सकते आप। इट इज द सर्विस इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस एट द सेम मोमेंट, ठीक है। रीड विद मी, इट इज कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रोडक्शन, नो इन्वेंट्री, नो इमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टोटल लॉस। अच्छा, अगर इमीडिएट कंजम्पशन नहीं हो रहा है, आपने कंसल्टेंसी दी, आपने कंसल्टेशन दी किसी कस्टमर को, ठीक है, आप एक ब्रांड कोच हो, आप ब्रांड्स को बिल्ड करते हो, आप अपनी सर्विस देते हो, कैसे? वर्बली दोगे ना कि आपको ना क्या करना चाहिए, अपने लोगों में ये चेंज लाना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो करो या ना करो। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो हमने जो भी आपको नॉलेज दी थी कि यार लोगो चेंज कर लो, टैगलाइन चेंज कर लो, ये कर लो, वो क्या हुई? टोटल लॉस में गई, ठीक है। So if there's no immediate consumption, there'll be total loss to the service provider. यहाँ होते हैं अपने फीचर्स ऑफ सर्विस खत्म। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब आते हैं अपन गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स क्या है? टैंजिबल, इन्हें हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इनकी। ये क्या है? इंटैंजिबल, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ पे इन्वेंट्री जरूरी है बनाना। आप गुड्स को स्टॉक करके रख सकते हो। साबुन बेच रहे हो आप, तो साबुन कस्टमर आए ना आए आप बनाते जाओ, स्टॉक करके रख लो, जब भी कस्टमर आएगा दे दो, ठीक है। लेकिन इफ यू आर अ लॉयर, आप अपनी जो कंसल्टेशन है, जो आप अपनी ब्रीफिंग्स हैं, जो भी सजेशंस हैं आपके, वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। जो भी नॉलेज है आपकी स्टोर करके एक कमरे में नहीं रख सकते फिजिकली, ठीक है। सो नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड इन दिस केस। सेपरेबल होते हैं, हाँ, गुड्स के प्रोड्यूसर से सेपरेट किए जा सकते हैं। साबुन को साबुन जिसने बनाया उससे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मेरा हिस्सा है, इसे मेरे से दूर मत ले जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर की बातें क्या उससे अलग कर सकते हो? नहीं। सो यहाँ पे देयर इज नो सेपरेशन, इनसेपरेबिलिटी रहती है यहाँ पे। क्या हम एक स्टैंडर्ड का गुड बना सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक सा? बिल्कुल बना सकते हैं। पियर्स साबुन है, पियर्स साबुन हमेशा एक सा आता है, ऐसा तो नहीं कि वो कभी मार्गो बन गया या कभी डब बन गया। पियर्स साबुन मतलब पियर्स साबुन एक क्वालिटी का रहेगा, एक फ्रेग्रेंस रहेगी, एक कलर हाँ रहते हैं 500 जितने भी रहते हैं उसके, ठीक है। क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड, हाँ, पियर्स साबुन जैसे जो जितना लैदर करता है, जो फ्रेग्रेंस आती है सेम रहती है सारे साबुन में। यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ इनकंसिस्टेंट रहता है, डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व है, ह्यूमन ब्रेन यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे पूरा काम हो रहा है ब्रेन के थ्रू। हो सकता है जो कंसल्टेशन दे रहा है उसका मूड उस समय अच्छा नहीं था, तो आप गए, पहली बार गए, उसका मूड बढ़िया नहीं था, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया, ठीक है, तो क्वालिटी खराब हो गई। वहीं दूसरे दिन उसने गजब की अपनी प्रेजेंटेशन दी, गजब की कंसल्टेशन दी, दीवाने हो गए उसके कस्टमर्स, तो क्वालिटी अच्छी हो गई। स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरह से सर्विस मिलती है। नेक्स्ट देखो, होमोजेनियस रहते हैं, ये एक से रहते हैं, होमोजेनिटी।
ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजेनस रहती है, ये इनकंसिस्टेंट रहती है, डिफरेंट, हर एक चीज हर एक केस में डिफरेंट रहती है सर्विस। ये अपन ने देख लिया गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। 3 टाइप की सर्विसेज आप कह सकते हो एग्जिस्ट करती हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में। सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3। पहली होती है बिजनेस सर्विसेज, दूसरी होती है सोशल सर्विसेज, तीसरी होती है पर्सनल सर्विसेज। पहला देखो बिजनेस सर्विस क्या कह रहा है। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए जिन एक्टिविटीज को हम परस्यू करते हैं, जिन एक्टिविटीज को यूज करते हैं, वो कहलाती हैं बिजनेस सर्विसेज। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, क्या मतलब, बिजनेस रन करने में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो सारी क्या होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना, माल वहाँ से यहाँ लाना, यहाँ अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना। बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस कैसे करें हम, पेमेंट कैसे लें अपने कस्टमर्स से। इंश्योरेंस, कभी हमें घाटा हो गया, हमें आग लग गई हमें फैक्ट्री में, चूहे सामान को उतर गए, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस, हमें नुकसान को कंपनसेशन कैसे मिलेगा। वो सारी सर्विसेज होती हैं बिजनेस सर्विसेज। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस रन करने में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट देखो सोशल सर्विस, समाज सेवा। ठीक है, क्या कह रहा है, दीज आर द सर्विसेज रेंडर्ड वॉलंटरीली टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सोशल गोल, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो बिजनेस सर्विस में जाएंगे, यहाँ सोशल गोल्स अचीव करता है। सोशल गोल मतलब समाज के लिए बिना प्रॉफिट मोटिव के साथ जो एक्टिविटीज आप करते हो ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले और आप सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाओ, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा कर पाओ। जिस एक्टिविटी के थ्रू वो एक्टिविटी कहलाएगी सोशल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना, फ्री हेल्थ केयर देना, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, फ्री जो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये सब क्या है, सोशल सर्विसेज। स्लम एरियाज में यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के साथ, इनका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना, क्या इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा? नहीं, लेकिन इससे समाज की हेल्प होगी, समाज सेवा होगी। पर्सनल सर्विसेज, रीड विद मी, दीज आर द सर्विसेज, let us just change the color of the thick pen. These are the services experienced differently by different persons. हर एक पर्सन इन पर्सनल सर्विसेज को अलग तरीके से महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। These services cannot be consistent in nature. फॉर एग्जाम्पल से समझो टूरिज्म हुआ, रेस्टोरेंट में जाके आप खा रहे हो, तो हो सकता है सेम रेस्टोरेंट में जाके सेम डिश आपके दोस्त को अच्छी नहीं लगी हो, आपको अच्छी लगी हो। ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट क्या है, पर्सनल सर्विस है, खुद के सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन के लिए आप कंडक्ट कर रहे हो उस एक्टिविटी को। ठीक है, टूरिज्म, हो सकता है आपका जो कज़न आपके साथ बाली गया था घूमने, उसको इतना मज़ा नहीं आया हो क्योंकि उसको जाना था सिंगापुर, आप उसे घसीट के बाली ले गए, तो उससे इतना मज़ा नहीं आया जितना तुम्हें मज़ा आया। ठीक है, टेलरिंग पर्सनल सर्विस है, अपन पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। ओके, चलो भैया यहाँ पे खत्म हुआ अपना टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज, अपना चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विस, तो अपन यही पढ़ेंगे ना, फालतू की पंचायत क्यों पढ़े। तो बिजनेस सर्विस होती है 3 टाइप की ब्रॉडली, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम। इसके बाद भी ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग पढ़ेंगे अपन। इन जनरल आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। ठीक है, 3 टाइप की देख लिया अपन ने ब्रॉडली। अपन शुरू करते हैं सबसे पहले बैंकिंग। ओके, बैंकिंग, बैंक, मनी, चचिंग, वाह गजब, सबसे अच्छा टॉपिक। ठीक है, चलो देखें बैंक मतलब, बैंकिंग का मतलब क्या होता है। Read with me. Bank is what? An institution that attracts financial deposits and lends loans. समझो इसको, बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक या कस्टमर्स से क्या लेता है, डिपॉजिट्स, उनके पैसों को फाइनेंशियली डिपॉजिट कराता है, और दूसरे जिनको नीड है पैसों की, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हेल्थ केयर में, या जो भी वजह से उनको पैसों की नीड है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं व्हाट, बैंक। बैंकिंग क्या है,
बैंकिंग की डेफिनेशन देखो, अब इसे इंडियन बैंकिंग रेजोल्यूशन एक्ट 1949 ने डिफाइन किया है। बैंकिंग इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। बैंक ने, अभी देखो चलो इसको अपन और एकदम प्रेम से समझते हैं, क्या कह रही है वो डेफिनेशन। बैंकिंग किस प्रोसीजर का नाम है? उस प्रोसीजर का नाम है जहां कस्टमर से आप लेते हैं उनके मनी डिपॉजिट्स। ये एक अपनी कस्टमर है जिनका नाम है पिंकी। पिंकी बहुत आती है अपने वीडियोस में, है ना, पिंकी फेवरेट है अपनी। पिंकी ने दिए अपने डिपॉजिट्स, पिंकी के पास थी अपार संपत्ति। अरे भैया इतना पैसा, एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कितना पैसा, वाह, कमरे भर भर के। पिंकी ने क्या किया, पिंकी ने कहा कि भैया ये कमरे भर के जो पैसा है ये आज भी उतना रहेगा, अगले साल भी उतना रहेगा, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इनको टच नहीं कर रही हूँ, ना इसमें बढ़त होगी ना इसमें घटाव आएगा फ्यूचर में अगर मैं इसे खर्च ना करूँ। तो एक काम करते हैं अपन ना, बैंक में डालते हैं पैसा। उसका फायदा क्या होगा, इसने पैसा दिया बैंक को, बैंक को पैसे की जरूरत है, अपन समझते हैं क्यों। पहले देखो, इसने पैसा दिया बैंक को तो इसका क्या फायदा, पैसा तो घर पे भी पड़ा था, यहाँ पे भी पड़ा रहेगा, लेकिन बैंक इसको देगा इसके रिटर्न में इंटरेस्ट। कि मेम साहब बहुत आपका उपकार हुआ, आपने हमको अपना पैसा दिया, हम आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे, एक परसेंटेज रेट पे आपने जितना भी पैसा दिया है हम उसका बढ़ा के ही वापस करेंगे आपको। पिंकी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे घर पे पड़ा रहता, अंडे थोड़ी दे रहा था, तुम रख लो, बहुत बढ़िया, मैं विड्रॉ करूंगी या मेरे को जो भी करना है बाद में करूंगी। अब इस पैसे का बैंक क्या करेगा, बैंक के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अंडे प्रोड्यूस करवा पाए पैसों से, तो बैंक भी ये नहीं चाहता कि इसके पास पैसा पड़ा रहे, तो बैंक क्या करेगा, ऐसे लोगों को लेंड करेगा, ठीक है, ये मनी को जो पिंकी ने से दिया है ऐसे लोगों को देगा जिनको पैसे की जरूरत है। तो ये हो गया अपना मोती लल्ला जिसको चाट भंडार खोलना था। तो अब चाट भंडार खोलने के लिए इसे चाहिए पैसे, तो ये गया बैंक के पास, इसने बोला भैया आपके पास पैसे हैं क्या, मैं लोन ले सकता हूँ। बैंक ने कहा लो बिल्कुल ले। लेकिन इसमें बैंक का क्या फायदा, वो समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है। तो बैंक ने क्या कहा कि तुमको हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन तुमसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1% रेट पर। ये उल्टा बना है, परसेंटेज रेट पर आपसे इंटरेस्ट लेंगे, मतलब जब भी आप हमें वापस करोगे लोन से ज्यादा अमाउंट ही वापस करोगे तब तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमारा भी फायदा, तुम्हें जरूरत है तुम्हारा भी फायदा, ठीक है। बैंक कैसे कमाता है, यूजुअली ये जो रेट होता है ना जिसपे वो लेंड करता है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है उस रेट से जो वो कस्टमर्स को देता है। अब सोचो अगर ये है 10% पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, ये है 5% पे ये कस्टमर को उनके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो बचा हुआ 5% है वो क्या हुआ, बैंक की कमाई, बचा हुआ 5% इसने रख लिया। आया समझ में? सो दिस इज हाउ बैंक्स वर्क। ये है बैंकिंग, व्हाट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द वंस हु नीड देम, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्या है अपना, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब जो आई थी ना अपनी मिस पिंकी जिसके पास अपार संपत्ति थी, अब उसने कहा कि भाई मेरे को अकाउंट खुलवाना है, बैंक ने मेन्यू कार्ड रख दिया, ओ भैया लो बताओ हमको किस टाइप का आपको अकाउंट खुलवाना है। कितने टाइप के अपने पास अकाउंट है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, 5 टाइप के, कितने 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। पहला देखो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। मिस पिंकी ने कहा कि भैया मेरे को ना कुछ ऐसा बताओ जहां पे मैं अपना अमाउंट तो डिपॉजिट कर लूं लेकिन मैं विड्रॉ भी कर पाऊँ टाइम पे मेरे को जब भी ज़रूरत पड़े, और इसके साथ साथ मेरे को इंटरेस्ट रेट भी मिले। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि आपको क्या बहुत फ्रीक्वेंटली विड्रॉ करना है, कहती नहीं महीने में 1 आध बार ही करूँगी, मैं ज़्यादा विड्रॉ नहीं करूँगी, छोटे अमाउंट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, बेस्ट है। तो क्या है सेविंग्स अकाउंट, वो टाइप का अकाउंट होता है बैंक अकाउंट जहां पे डिपॉजिटर रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉवल कर सकता है अपने मनी का। रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉवल्स मतलब एक लिमिट सेट कर देता है बैंक कि आप इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते या इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है, जितना भी आपने सम दिया है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट रेट इज, आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है ये आगे वाले अपन 2 अकाउंट्स पढ़ेंगे, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से कम होता है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे आप स्मॉल डिपॉजिट करते हो, ठीक है, बहुत कोई ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते आप, स्मॉल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट देखो करेंट डिपॉजिट अकाउंट,
ठीक है, करंट डिपॉजिट। अब मिस पिंकी ने कहा कि मैं एक ऐसा अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे को कोई इंटरेस्ट ना मिले, ठीक है, लेकिन मैं बार बार ट्रांजैक्शंस कर पाऊँ, ठीक है, कोई लिमिट ना हो ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि मैं एक बिजनेस खोलने वाली हूँ, मैं एक बिजनेस वूमन बनने वाली हूँ और मेरे को घर पे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को बैंक में पैसा चाहिए कि मैं चेक काटूँ, चेक तुरंत इनकैश होके जिसके नाम का चेक काटा है मैंने उसको मिल जाए। बैंकर ने कहा कि आप मैडम खोल लो करंट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉवल नहीं मिलेगा, कितने ही ट्रांजैक्शंस कर लो, कितने ही विड्रॉवल्स कर लो, ठीक है। उसने कहा बहुत बढ़िया। और आपको लेकिन यहाँ पे एक और ड्रॉबैक ये है कि आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो फैसिलिटीज हम ये देंगे कि आप अपने जो आपने डिपॉजिट कराया है, सपोज आपने 1000 रुपये डिपॉजिट कराए हैं, तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े ज़्यादा पैसे की तो आप हो सकता है 1500 भी विड्रॉ करा लो, जिससे हमने नाम दिया है ओवरड्राफ्ट। जो आपकी लिमिट सेट करके दी है हमने कि आप 1000 रुपये का डिपॉजिट कर रहे हो, उससे ज़्यादा के भी चेक्स काट सकते हो आप ओवरड्राफ्ट में। तो 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट, हम उसके बाद हमारे भी फ़ायदे देखेंगे, बैंकर क्या बोला, हम अपना भी फ़ायदा देखेंगे। जितना आपने ओवरड्राफ्ट लिया है ना, जैसे 500 रुपये, तो 500 रुपये पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो कर दो। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी भी देंगे हम आपको, क्रेडिट इज व्हाट, लोन, लोन भी ले सकते हो आप। उन्होंने कहा, पिंकी ने कहा बहुत बढ़िया। तो ये हो गया क्या, करंट डिपॉजिट अकाउंट। फिर पिंकी ने कहा, अच्छा ये पिंकी अलग अलग दिन आ रही है, अभी तक उसने बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं है, ठीक है। पिंकी एक और दिन आई, उसने कहा कि मेरे को एक ऐसा अकाउंट बताओ जहाँ पे मैं अपना अमाउंट तो डिपॉजिट करा दूँ, लेकिन वो एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए डिपॉजिटेड रहे, मेरे को विड्रॉ नहीं करना बार बार अमाउंट, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट मेरे को अच्छा खासा तगड़ा मिले, और इसके साथ साथ मैं जो डिपॉजिट करूँ मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, मेरे पास आएगा पैसा हर महीने। मैं चाहती हूँ कि एक डिपॉजिट ऐसा रहे जो मेरे को सेविंग्स करने में हेल्प करे, ठीक है, मैं सेव करूँ लेकिन हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट डिपॉजिट करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको रिकरिंग रूप से बार बार डिपॉजिट्स करने हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए करने, और इंटरेस्ट रेट हाई चाहिए, तो आप आ जाओ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। जो अकाउंट देगा आपको फिक्स्ड टर्म के लिए, आप अगर आपने 5 साल का अकाउंट खोला है, रिकरिंग अकाउंट सपोज आपने खोला है 5 साल वाला, ठीक है, कि 5 साल तक हम इस अमाउंट को टच नहीं करेंगे, लेकिन हम लमसम में डिपॉजिट नहीं कर रहे, हम इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीने 1000 रुपये करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पीरियोडिक डिपॉजिट्स कर रहे हो आप, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर रहता है सेविंग्स अकाउंट से, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नेक्स्ट डे पिंकी आई, पिंकी ने कहा कि मेरे को एक ऐसा अकाउंट बताओ जहाँ पे मैं लमसम, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लमसम इकट्ठा डाल दूँ और भूल जाऊँ, लेकिन इंटरेस्ट रेट मेरे को बहुत शानदार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एफडी करा लो, एफडी सुनते ना अपन, फिक्स डिपॉजिट। बैंकर ने क्या कहा कि ये फिक्स टर्म के लिए रहेगा, 5 साल 10 साल, इससे पहले आप विड्रॉ नहीं करा सकते, करा सकते हो, एक्सट्रीम केस होगा, लेकिन उस पर फिर अलग केस हो जाता है, कहते हैं ना एफडी तुड़वा ली, वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी आप एनकैश करा सकते हो, लेकिन उसके डिफरेंट केसेस होते हैं इंटरेस्ट वगैरह के। नेक्स्ट देखो, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, इस पे सबसे हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, और लमसम अमाउंट में डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट देखो, पिंकी ने ये कहा कि मेरे को ना एक ऐसा अकाउंट चाहिए जो कंप्लीटली कस्टमाइजेबल हो, मतलब ऐसा रहे कि ये क्या क्या सेविंग्स, करंट अकाउंट और एफडी, इन सब के फीचर्स एक अकाउंट में हो, ठीक है। क्या क्या फीचर्स अभी देखेंगे अपन। तो बैंकर ने छूटते से ही कहा कि भैया आप मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो। क्या है ये मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स, एफडी एंड करंट अकाउंट। यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ सेविंग्स रहती है, आप कैश विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है, डिपॉजिट करा सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट रहेगा, और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग अ सर्टेन लिमिट बन जाते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट कराया तो वो हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट। तो ये है सबसे ज्यादा फैंसी ऑप्शन अगर आपको चूज करना है, मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के अकाउंट्स के फायदे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गए अपने 5 प्रकार के अकाउंट्स, खत्म, बिंदास। पिंकी ने चूज कर लिया उसे जो भी पसंद आए, क्योंकि पिंकी ना हर दिन नई डिमांड ला रही थी। चलो अब देखिए अपन टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स के भी वैरायटी होती है, क्या क्या है, 1 2 3 4 वैरायटी के बैंक्स अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक,
ये आ गया अपना सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले देखो सेंट्रल बैंक, बैंक्स का पप्पा, ठीक है। देखें बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है? Central bank supervises and controls the activities of all the commercial banks in the economy. ये जो सारे बेबी बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स, इन सबको मॉनिटर और सुपरवाइज कौन करता है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये सबका पप्पा है। इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक, बैंकर्स का भी बैंक होता है सेंट्रल बैंक, एंड गवर्नमेंट्स बैंक, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका बैंक भी कौन होता है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये बैंक ऑफ द पब्लिक है। गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब बहुत मतलब पूरी कंट्री का बैंक है। ओके, दो बार मतलब बोलने के बाद अपन ने निकाला है मतलब सेंट्रल बैंक का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। यूएस में फेड सुना है ना, वैसे ही आरबीआई अपना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सारे बैंक्स का बाप। कमर्शियल बैंक मतलब, अच्छा सेंट्रल बैंक क्या हो गया? आरबीआई, यहां लिख लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में देखो ये समझो HDFC, ICICI, आया समझ में डिफरेंस? कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? ये वाले। अब देखो इनका मीनिंग, कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी। वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि डील कर रहे हैं मनी में, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं लोन्स, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। They are governed by the Indian Banking Regulation Act 1949. Indian Banking Regulation Act के तहत ये सारे चीजें, ये सारे इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। उस एक्ट में लेट डाउन है क्या? इनके सारे ऑपरेशंस, फंक्शंस, पेनल्टीज, ठीक है, फिर क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, किस तरह से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दो तरह के होते हैं ये बैंक्स, ठीक है। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां पे भी शब्द आता है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो इन तरह के बैंक्स में गवर्नमेंट का स्टेक रहता है। नेक्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, लेकिन आरबीआई इन सारे बैंक्स को क्या करता है? गवर्न करता है, सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है कि आप अनशंड रेट तो नहीं चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हो अपने, या किसी, अब जैसे अब नीरव मोदी का केस हुआ था, ठीक है, बैंक का फॉल्ट था वहां पे, तो वहां पे आरबीआई क्या करेगा? मॉनिटर करेगा कि आप सही लेजिटिमेट बंदे को लोन दोगे जो रीपे करेगा लोन वापस, क्योंकि एक बंदे की वजह से कितने पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस हुई, जिनका लोन था उनको डिस्टर्बेंस हुई, जिनको लोन दिया गया था, जिनके डिपॉजिट्स थे उस बैंक में, राइट। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? HDFC हो गए, एक्सिस, ICICI, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए। These banks provide financial help to industries, long-term projects and foreign trade. एक स्पेसिफिक, नाम ही कह रहा है ना, स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं ये बैंक, और ये कैसे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। These include industrial banks, development banks, export import banks, EXIM, ठीक है, EXIM banks, ठीक है। देखो हर एक बैंक का यहाँ पे एक पर्पस होता है। कुछ बैंक सिर्फ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज से जुड़े जो भी काम होंगे उनके बैंक अकाउंट्स रखना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, एक्सटेंड करना, ठीक है, उनको बाकी सर्विसेज देना जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, वो सारे होंगे स्पेशलाइज्ड बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स। ये कैसे बनते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू बनते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बनते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऐसा ग्रुप जिसका एक मोटिव होता है, ठीक है, जैसे कि एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पे फार्मर्स सारे जुड़ के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए। उन्होंने कहा कि अपन सब लोग ना अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक हार्वेस्टर खरीद लेते हैं, एक प्योरे प्लांट खरीद लेते हैं, एक प्रोसेसिंग प्लांट खरीद लेते हैं, उसी में सारे लोग अपना काम कर लेंगे। ये जो खरीदने वाली चीज है, ये इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए पैसा आएगा कोऑपरेटिव बैंक से, जो कि चीप रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या देता है? क्रेडिट, जो लोन देता है चीप रेट पे। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, इट इज लोअर एज कंपेयर टू द अदर वैरायटीज ऑफ बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स इन जनरल। दे आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स। Okay, it is an important source of agricultural financing in India.
अब अपन ने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल ही इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कहाँ, किस सेक्टर में फंक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। फार्मर्स, किसानों को हेल्प करते हैं। ओके, तो यहां हो गया अपना वैरायटीज ऑफ बैंक्स खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आए, टाइप्स ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस माने लोन देना, ठीक है, मतलब बैंक्स किस किस फॉर्म में लोन्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो यहां देखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक। क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवर ज्यादा, ड्राफ्ट ड्रॉ करना, जितनी आपकी लिमिट है उससे ज्यादा आपने पैसे निकाल लिए, ओवरड्राफ्ट। आया समझ में मोटा मोटी? अ कस्टमर हैविंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यूजुअली पता है किसके लिए बनते हैं? बिजनेसमैन के लिए बनते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी लिक्विडिटी चाहिए, हाई लिक्विडिटी चाहिए। हम डिपॉजिट करें, हमें इंटरेस्ट भले ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारा पैसा सेफ रहे आपके पास, और हम जिसके नाम का चेक काटे उसके नाम पे जल्दी जल्दी पैसा निकलता चाहिए, हम जब भी विड्रॉ करना चाहे पैसा विड्रॉ कर लें। ठीक है, तो जो कस्टमर्स जिनके पास करंट अकाउंट होता है उनको एक और फैसिलिटी मिलती है जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। सो अ कस्टमर हैविंग अ करंट अकाउंट इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। सपोज उसके अकाउंट में बैलेंस था 10,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन उसको आज सपोज उसको आज पेमेंट करना है 20,000 रुपए का, तो उसने 20,000 रुपए निकाल लिए बैंक से। उसने बोला कि आप मेरे को 10,000 का ओडी दे दो, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने क्या कहा, ठीक है आप ले लो, इसमें 10,000 हम और दे दे रहे हैं आपको, लेकिन ये जो बाकी 10,000 है ना जो आपके नहीं है, इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें ये तो फायदा चाहिए, हम समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। ये हो गया ओवरड्राफ्ट। अब देखो, अ लिमिट इज सेट। ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है कि हमने आपका करंट अकाउंट खोला है, आप बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े, हम आपकी ओडी सेट करते हैं 50,000, इससे ज्यादा हम आपको ओवरड्राफ्ट करने नहीं देंगे। तो उसने 20,000 ही निकाले थे, 10,000 उसके बैलेंस से ज्यादा थे लेकिन लिमिट के अंदर, तो एक लिमिट सेट कर दी जाती है ओवरड्राफ्ट में। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओवरड्रॉन अमाउंट। इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे चार्ज होता है जो कि ओवरड्रॉन है, जो कि बैलेंस से ज्यादा है कस्टमर के। चलो भाई, ये हो गया। अब अपन देखें कैश क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन देना कैश में। द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट अ सिक्योरिटी। देखो, बिना सिक्योरिटी के बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। कैश क्रेडिट आपको तब देगा वो जब आप उसको अश्योर कराओगे कि हाँ, आप एक काम करो, आप हमारी प्रॉपर्टी के कागजात रख लो, आप पेपर रख लो, ठीक है, या हमारी गाड़ी रख लो, और इसके अगेंस्ट हमें पैसे दे दो, हम आपको इसको रीपे करते रहेंगे। उसको भी तो सिक्योरिटी दो, उसको भी तो तसल्ली दो कि भैया हाँ तुम हमारा पैसा मार के भग नहीं जाओगे, ठीक है। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, अलग अलग वैरायटी के लोन्स। अब प्रॉपर वर्ड आ गया यहाँ पे लोन। A lump sum amount repayable on expiry of a specified period। बैंक ने कहा कि आपका ये जो लोन है ये 10 साल तक चलेगा। आप 10 साल में आपने सपोज लिया 1 करोड़ का लोन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 करोड़ का लोन ले लिया, क्योंकि हमें लैंड खरीदनी है, हमें अपनी फैक्ट्री शुरू करनी है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, मार्केटिंग, याडा याडा याडा। तो इतना सारा पैसा आपने ले लिया। अब आप क्या, एक बैंक क्या बोलेगा कि इकट्ठा दो? नहीं, आप 10 साल में इसको टुकड़ों में देते रहना, ठीक है। अब जैसे 10 साल, 10 इसको डिवाइड कर दो 10 साल से, 1 0 गया, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख रुपीज आप हर साल हमको देते रहना, 10 लाख आप हर साल हमको देते रहना। लेकिन यहाँ पे हमारा फायदा क्या होगा? हमने आपको 10 साल तक के लिए अपना पैसा दे दिया, तो हमारा फायदा क्या? हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि हर साल आपको हमको इंटरेस्ट भी देना है, इस पे सपोज प्लस 5% आपको देना है, ठीक है, इस अमाउंट का 5% भी देना है आपको इस अमाउंट के साथ। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल और इसे कहते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो वापस करना ही है जो हमने आपको पैसा दिया, उसके ऊपर से भी हमको इंटरेस्ट दो, क्योंकि हमारा भी तो फायदा हो, हम फोकट में तो नहीं दे रहे आपको पैसा। तो ये हो गया अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, जितने टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किस पे डिपेंडेंट है? टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द लोन इज प्रोवाइडेड टू यू। अगर बहुत सारे सालों का है, 10 12 15 साल का है, 20 साल 25 साल चल रहा है आपका लोन, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में, 2 साल में खत्म हो रहा है, विद इन अ ईयर खत्म हो रहा है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। मे बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी हो सकता है लोन, ये आपके कोलेट्रल लेंगे। कोलेट्रल क्या होती है? एक ऐसी सिक्योरिटी जो आप अपने लोन के अगेंस्ट देते हो कि हाँ भैया तसल्ली रखो, ये ले लो आप कोलेट्रल, हमारी प्रॉपर्टी रख लो आप, और हमको इसके अगेंस्ट वो दे दो।
प्रॉपर्टी वो फिजिकली नहीं रखते, आप उस पर फंक्शन कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, चला सकते हो, बस उसके जो पेपर्स हैं वो बैंक के पास रहते हैं। मालिक उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जितना आपका लोन चलेगा बैंक रहता है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। एंड अनसिक्योर्ड भी हो सकता है कि आपको लोन विदाउट कोलेटरल भी मिले, ओके। लोन में बी पेड बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, जो लोन है वो आप हमेशा किसमें, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट्स, टुकड़ों में पे करते हो, ओके। चलो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ एडवांसेस। अब देखें अपन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो अपन ने पढ़ा था अभी, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है, डिपॉजिट्स लेता है, लोन्स देता है, जिसको गवर्न कौन करता है, सेंट्रल बैंक। जो बेबी बैंक से ना कमर्शियल बैंक्स, वो पढ़ेंगे अपन। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाए गए इतने सारे, क्या सेंट्रल बैंक कम था जो कमर्शियल बैंक से बना दिए? तो इसीलिए बनाया गया क्योंकि कमर्शियल बैंक ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेंट्रल बैंक जनता से, आपने जनता कोई भी जाके ये नहीं बोल सकते, तुम कल को जाके ये नहीं बोलोगे आरबीआई में, ए भैया मेरा अकाउंट खोल, नहीं। वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट का बैंक है, उसके पास गवर्नमेंट्स की जो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, उनके अकाउंट्स रहते हैं, ना कि तुम्हारे या हमारे, ठीक है, आम जनता के। आम जनता के कहाँ रहेंगे, एक्सेप्ट कहाँ करेंगे हम अपने डिपॉजिट्स जमा, कमर्शियल बैंक में। पढ़ो, रीड विद मी। एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक एज डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी ऑफ द डिपॉजिट्स आउट ऑफ द डिपॉजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। लोगों से, आम जनता से, हमसे, तुमसे डिपॉजिट्स लेना काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। उसका उन पैसों का क्या करती है वो, क्या अपने पास रख के खिचड़ी पकाती है, नहीं, वो उसे लेंड करती है उन लोगों को जिनको जरूरत है पैसे की। नेक्स्ट फंक्शन हो गया लेंडिंग ऑफ लोन्स। प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जिनको पैसों की ज़रूरत है अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या किसी को घर बनवाना है, तो वो लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। अब ये पैसा कहाँ से देता है, तो ये पैसा उन डिपॉजिट से देता है जो इसके पास आए हैं कस्टमर्स के थ्रू। These may be in the form of loans, overdraft, cash credit, consumer credit। CC कहते हैं ना, कंज्यूमर क्रेडिट, कैश क्रेडिट है CC, कंज्यूमर क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, ठीक है। ये वैरायटी है, ये टूल्स हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। नेक्स्ट फंक्शन देखो कि ये आपको चेक्स की फैसिलिटी देता है। क्या होती है चेक, वो कागज का टुकड़ा जो मम्मी पापा को अपन देखते हैं ना, चेक काटते हुए, चेक बनाते हुए, इसके नाम की बना दो, इसको देना है चेक। या अपन पेमेंट भी कई बार, जैसे अपने घर में जैक्वार के फॉसेट्स लग रहे हैं, नल लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पापा नया घर बन रहा है तो चेक के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट, कि ये आप हमारे अकाउंट, आप बैंक जाओगे तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट में हमारे अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, हम आपको कैश में नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये कैश का काम एलिमिनेट कर देती चेक। सो बैंक्स हेल्प कस्टमर्स बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स। अदर बैंक्स या अदर जो कस्टमर्स हैं, आप सपोज एक आपके पापा का या आपकी मम्मी का या आपका अकाउंट है BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन आपने जिसके नाम का चेक काटा है उसका अकाउंट कहाँ है, HDFC बैंक में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अगर ऐसा होता कि सिर्फ BOB से BOB ट्रांसफर होता तो ऐसे तो आधी से ज्यादा दुनिया बैठी रहती, क्योंकि सबका अकाउंट एक बैंक में नहीं हो सकता। तो बैंक क्या करता है, आपने जिस भी कस्टमर का अकाउंट नंबर डाला है या जिस भी कस्टमर का नाम लिखा है, उसके नाम या अकाउंट नंबर में आपके अकाउंट से डाल के वो कहीं भी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के बैंक में हो, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो चेक क्या हो गया, हमारा टूल हो गया। अब देखो, चेक कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स, चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हो या मनी विड्रॉ कर सकते हो। या तो आप किसी को ट्रांसफर कर दो अपने अकाउंट से पैसा, जो कि पेमेंट कहलाएगा, या आप इंस्ट्रक्ट करो बैंक को कि हमें अपने अकाउंट से पैसे वापस चाहिए, तो या तो आप ATM में जाके अपना पैसा निकाल लो, थोड़ा छोटा अमाउंट होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको लाखों में निकालना है तो इतना ज़्यादा आप कैश ATM से नहीं निकाल सकते। आप क्या करोगे, चेक ड्रॉ करोगे सेल्फ की, ठीक है, कि आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि भैया ये चेक रख और मेरे अकाउंट से मेरे को पैसे दे दे वापस, ठीक है। दो तरह के चेक्स होते हैं, एक होता है बियरर्स चेक, एक होता है ऑर्डर चेक। बियरर मतलब जो बियर करे चेक को, जिसके पास चेक होता है, ये अननेम्ड होता है, किसी इसमें पेई का नाम नहीं होता, तो जिसके पास भी चेक होगा वो जाके बैंक में इनकैश करा सकता है पैसे, ठीक है। मतलब ये अनसेफ चेक होता है। हो सकता है आपसे चेक गुम जाए, तो क्या होगा, जिसको भी चेक मिलेगा वो जाके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, ये इसलिए अनसेफ चेक कहलाता है। ऑर्डर चेक मतलब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये पेई का नाम है, इसको पैसे देने हैं आपको, ठीक है।
पेयर जो पे कर रहा है, जो पेमेंट रिसीव करेगा उसे पेई कहते हैं। तो पेई का नाम ऑर्डर चेक में रहता है। जिस नाम का चेक बना है, जिस पर्सन का चेक बना है, सिर्फ उसी को ही पैसे दिए जाएंगे या उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये सेफ चेक होता है, सिक्योर्ड। ठीक है, अब आते हैं अपन रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस माने इधर से उधर करना, ट्रांसफर करना। बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप यहाँ बैठे हो, आपका एक कजन है यूएस में, आपको उसको पैसे भेजने हैं, ठीक है, कि भैया क्रिसमस आ रहा है या न्यू ईयर आ रहा है, तू ये केक खरीद लेना या तू अपने लिए प्राडा का बैग खरीद ले। वाह, बहुत रईस है अपन। तो अपन ने कैसे पैसे दिए उसको? क्या तुम पेटीएम करोगे? पेटीएम तो वहाँ चलता नहीं है। तुम क्या करोगे? अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे कि भैया हमें रेमिटेंस कराना है फंड का और हमारे कजन को भेजना है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस हैपन्स थ्रू डिमांड ड्राफ्ट्स। डीडी का नाम सुना है ना? तो आप एक डीडी लेते हो बैंक से, चार्जेबल रहता है ये, और फिर उस डीडी को ड्रॉ करके आप इंस्ट्रक्ट करते हो बैंक को कि हमको अपने अकाउंट से इस फला फला अकाउंट में ट्रांसफर करना है अमाउंट को। अलाइड सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो इन सारी कैटेगरीज में नहीं आती हैं, वो आती है अलाइड सर्विसेज में। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली सर्विसेज हैं ये सारी। क्या क्या देता है आपको और बैंक सर्विस? बिल पेमेंट्स, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी, बैंक में लॉकर्स रहते हैं, अपन जाके कुछ चार्जेबल रहता है अमाउंट, कुछ फीस भरी, मंथली या ईयरली फीस भरी और आप उनका लॉकर स्पेस यूज़ कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है सर्विस की, आप बैंक के थ्रू बाय कर सको शेयर्स को। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का पेमेंट कर दो आप बैंक के थ्रू। इंश्योरेंस प्रीमियम दे दो बैंक को, ठीक है, वो डाल देगा आपके अकाउंट में। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एट्सेट्रा, ये सारी अलाइड सर्विसेज भी कौन करता है? हमारा कमर्शियल बैंक। चलो, यहाँ पे हो गई कहानी खत्म किसकी? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स की। अब आते हैं अपन ई बैंकिंग, पेटीएम। ठीक है, ई बैंकिंग मतलब पेटीएम को रख के अभी दिमाग में चलो, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं अपन, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है। व्हाट इज ई एंड ई बैंकिंग? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। Okay, so excuse my breathlessness because I have cold. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है? इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, आपका कोई और डिवाइस है, टैबलेट, इनके थ्रू अगर आप बैंकिंग कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं ओवर द इंटरनेट, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, so it is a service provided by banks that allows a customer to conduct banking transactions. ठीक है, खरीदना बेचना over the internet। क्या आप Amazon से उस दुकान वाले को ढूंढ के उसको पैसे दे के आते हो? नहीं ना, आप ई बैंकिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हो। The services include electronic fund transfer, EFT, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम भी इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। एटीएम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके थ्रू आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो प्लास्टिक मनी कहते हैं हम, डिजिटल कैश, पेटीएम, ठीक है, वॉलेट्स बना दिए गए हैं हमारे, ई वॉलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स। बेनिफिट्स क्या है? हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पे स्विच करें? अब तो अपन सब जान गए हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं, तो अपन को बोला जाए कि भैया बेनिफिट्स बता दो ई बैंकिंग के, तो अपन लंबी चौड़ी एक ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आंसर लेट्स स्टडी दिस। सबसे पहले इट फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिजिटली आप पेमेंट कर रहे हो अंडर द टेबल, ठीक है, या करप्ट जो भी वेज होते हैं ट्रांजैक्शंस के, वो आप अवॉइड कर सकते हो। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू। अब सब कुछ देखो, जैसे इवन गवर्नमेंट के जो टेंडर्स भरते हैं अपन, ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर्स रिलीज करती है, इनवाइट करती है पार्टिसिपेंट्स को कि ये फला फला काम है, आप क्या करना चाहोगे तो एज अ कंपनी, एज अ पार्टिसिपेंट आप पार्टिसिपेट करो। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ठीक है, हम आपको पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली देंगे। मतलब यहाँ अगर आपको टेंडर अवार्ड होता है तो आप क्या करोगे? टेंडर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करोगे और उसका अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर करेंगे। उसकी रिसीप्ट ट्रांसपेरेंट रहेगी। ट्रांसपेरेंट मतलब ये नहीं कि दिख रहा है हर पार, ट्रांसपेरेंट मतलब
रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी, करप्शन का नामो निशान खत्म, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है हर जगह कि यहाँ से पैसा यहाँ गया, यहाँ से पैसा यहाँ गया, यहाँ से पैसा इस कोई थर्ड पार्टी चला गया, क्यों गया थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट पूछ सकती है। तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है डिजिटल या ई बैंकिंग से हमारे ट्रांजैक्शंस। इट प्रोवाइड्स 24 आवर अ डे 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर। ई बैंकिंग आप छुट्टी के दिन कर लो, क्रिसमस डे कर लो, दिवाली, होली, संडे, वीकेंड, सब दिन कर सकते हो। एक और फायदा हो गया, क्योंकि बैंक्स का सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, कोई छुट्टी है तो अपन बैंक में जाके पैसे नहीं ले पाए या दे पाए, ठीक है। क्या क्या अपन ने यूज, ई बैंकिंग यूज कर ली, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। थर्ड क्या है, customers can make some transactions from office or house or while traveling via mobile phone। आप कस्टमर हो जो ई बैंकिंग के थ्रू एक परचेज कर रहे हो, आपको एक बहुत शानदार अमेजोन पे टॉप पसंद आया, आपने क्या कहा कि हमको ये टॉप चाहिए। कहाँ बैठे हो आप, लिटरली अपने कमरे में बैठ के स्क्रॉल कर रहे थे अपन, ठीक है, टॉप दिखा, अपन ने कहा कि ये चाहिए, तुरंत अपन ने घर बैठे बैठे खरीद लिया। 3-4 दिन बाद अमेजोन प्राइम के थ्रू आ गया डिलीवरी घर पे। तो आप कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, आप ये एक्सेस कर सकते हो। क्या, ई बैंकिंग। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब से हम अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करें, ठीक है। आप कभी भी ई बैंकिंग करोगे, अब जैसे आपके पास कैश है, 10,000 रुपये लेके चल रहे हो आप, तो ऐसा होगा कि जो भी चीज़ तुरंत पसंद आएगी या जो भी चीज़ पे आंख पड़ी, अपन को मन कर गया 10,000 रुपये यार खरीद लेते हैं, या ये खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। ई बैंकिंग में आप में डिसिप्लिन आता है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाओ। कैसे, ट्रांजैक्शन करने से पहले आप सोचोगे यार वॉलेट में ना, मेरी ई वॉलेट में 10,000 है, क्या मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, आपको सेविंग्स प्रमोट कर रहा है वो। दूसरा, आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। आप मार्केट में 10,000 रुपये कैश लेके गए तो आपको पता नहीं रहेगा, यार याद ही नहीं आ रहा यार मैंने 5,000 रुपये कहाँ खर्च कर दिए। लेकिन ई बैंकिंग में पूरा रिकॉर्ड रहेगा। पेटीएम के थ्रू पेटीएम पेमेंट करते हो ना, तो उसमें सारा रिकॉर्ड, हिस्ट्री चेक कर सकते हो अपनी। तो इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। आपके कोई पॉकेट नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि आपका सब कुछ मोबाइल में है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपका मोबाइल, सिक्योरिटी हाई है, रिस्क कम है। तो ये क्या करता है, कस्टमर्स को हैप्पी करता है, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं, चोरी हो जाए, कोई आ जाए लूट ले, हमको क्या होगा, हमारे पास पैसे है ही नहीं, लो लूट लो। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक। अभी बोला था आपको जाने की जहमत नहीं उठानी है, आपको संडे नहीं देखना, मंडे नहीं देखना, छुट्टी, इतवार, रविवार कुछ नहीं देखना। आपको मन हुआ कि आज हमें ये खरीदना है, हमारे पास पैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू कर दिया, अकाउंट से डायरेक्ट उस शॉपकीपर तक चला गया जहां से आपको चीज़ खरीदनी थी। आपको अपने बेटे, बेटी, बहू, चाचा, भतीजा, किसी को पैसे भेजने मन नहीं हो रहा बैंक जाने का, लेकिन पैसे भेजने राखी आ रही है, तो क्या करें, अपन सीधा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज करके उनको डायरेक्टली पैसे भेजते हैं। ये होते हैं फायदे किसके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग टू, अच्छा ओके, पहला अपन ने देखा था ये कस्टमर्स को फायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ये कस्टमर्स नहीं, ये अब बैंक्स को फायदे बताएंगे अपन। कस्टमर्स को तो फायदे ही फायदे, लेकिन बैंक को क्या फायदा ई बैंकिंग करने से, तो सबसे पहले देखो इट प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एडवांटेज टू द बैंक्स। बैंक्स को हर तरह का कंपेटिटिव एडवांटेज देता है उनका ई बैंकिंग का सिस्टम। कैसे, आप गजब के फीचर्स लाओगे अपने ई बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो बहुत शानदार है, तो क्या कर रहे हो आप, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हो आप उनको, ठीक है, कि अगर आप हमारे ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस करोगे तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे हम आपको, ओके। तो एक कमर्शियल बैंक इसको कंपेटिटिव एडवांटेज की तरह यूज कर सकता है ओवर द अदर कंपेटिटर्स या अदर बैंक्स। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। अब देखो अपन क्या करते थे, जैसे जब ई बैंकिंग, पेटीएम वगैरह नहीं आए थे, गूगल पे नहीं आया था, तो क्या होता था, बैंक में लाइन लग रही, भाई साहब जहां तक नजर जा रही है वहाँ लाइन लगी है, क्यों, ट्रांजैक्शन करने हैं, पैसे निकालने, डिपॉजिट करना है, एफडी तोड़वानी है, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है।
अब जब से ई बैंकिंग आई है तब से अपन को इक्का दुक्का लोग ही ब्रांच में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ ओवर द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है, बैंक में ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं। तो ब्रांच पे जो बर्डन रहता था ना कि लोग पगला रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, भैया काम ही नहीं हो रहा, इतना काम है, वो सब खत्म कर दिया। किसने? ई बैंकिंग ने। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। आपकी कितनी ब्रांचेस हो, कहीं भी ब्रांच हो, किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटरी में आप कनेक्टेड हो, कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये अनलिमिटेड एक्सेस देता है आपके नेटवर्क को। भोपाल में जो ब्रांच है वो एक्सेस कर सकती है कहाँ? दिल्ली को। या दिल्ली वाली ब्रांच कहाँ एक्सेस कर सकती है? लंदन में। अनलिमिटेड एक्सेस है आपको, वहां के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ देख लो, यहाँ के ट्रांजैक्शंस वहां देख लो, कहीं भी कैसे भी, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ओवर द इंटरनेट। चलो ये खत्म हुई कहानी बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू द बैंक्स। अब देखिए ई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। ये ई बैंकिंग की सर्विसेज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। NEFT फुल फॉर्म देखो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब ये NEFT क्या चल रही है, क्या चीज है? आपने बहुत सुना है नाम NEFT कर दो, NEFT कर दो। क्या है ये? So it is a nationwide system which facilitates individuals, firms and companies to electronically transfer funds from any branch to any individual, firm or company having an account with any other bank branch in the country. चलो ये गई इंफॉर्मेशन पूरी सर के ऊपर, ठीक है, समझे इसको क्या? तो ये एक नेशन वाइड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल पूरा नेशन वाइड, कहीं भी किसी भी बैंक में कहीं भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिकली जब आप ट्रांसफर करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स, उससे हम कहते हैं NEFT। एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक कंपनी जब एक अकाउंट से या अपने अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करती है दूसरे इंडिविजुअल फर्म या कंपनी को जो कहीं भी लोकेटेड है, जिसका अकाउंट किसी भी ब्रांच में लोकेटेड है, किसी भी जगह लोकेटेड है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलो अब देखिए NEFT जो है वो सेटल करता है अपने ट्रांजैक्शंस को बैचेस में। तो ना NEFT हर एक बैंक ना डिवाइड कर देता है आवरली, कि 9:30 बजे होगा, 10:30 बजे होगा, 12 बजे होगा, ऐसे करके ना टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड है। तो ये क्या करता है कि जैसे सपोज 12:30 बजे का जो स्लॉट है, ठीक है, एक करता है वो 9:30 बजे, एक 10:30 बजे, ठीक है, फिर 12 बजे करता है। तो 10 से 10 बजे एक हो गया बैच कंप्लीट। अब जो 10 से 12 बजे तक जो 2 घंटे के NEFT आएंगे वो उसे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करेगा, वो उसे अक्यूमुलेट करेगा, कि इकट्ठा कर लेगा, बैच बनाएगा कि अब ये 12 बजे वाला बैच है, और 12 बजे इकट्ठे सारे NEFT करेगा ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आया समझ? इंडिविजुअल इमीडिएट नहीं होता, यहाँ पे बैचेस में होता है। नो मिनिमम अमाउंट लिमिट। आप NEFT की कितने भी, आपको 10 रुपये करने हैं, 100 रुपये करने हैं, 50 रुपये करने, कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस पे करके आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। डज नॉट फंक्शन ऑफ डेज। अच्छा, ये जो है ये बैंक का प्रॉपर कन्वेंशनल फंक्शन है, तो ये आपको बैंक में जाके कराना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक बंद रहेगा तो ऑफ डेज में आप NEFT नहीं करा पाओगे। चलो ये खत्म NEFT कहानी। RTGS ये भी अपन बहुत सुनते हैं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये क्या है, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज फंड्स ट्रांसफर सिस्टम where transfer of funds takes place from one bank to another on real time and on gross basis which is final and irrevocable। समझो इसको। RTGS में बेसिकली होता क्या है, आप फिर से एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में डाल रहे हो पैसा, वो कहीं भी हो, किसी भी बैंक में हो, किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा बैचेस में नहीं, रियल टाइम में जाता है। जैसे ही आपने RTGS किया वैसे ही तुरंत पैसा डल गया, ठीक है, रियल टाइम एंड ग्रॉस फॉर्म में जाता है, एंड दिस इज इररिवोकेबल, ये वापस नहीं आएगा पैसा, एक बार हो गया ट्रांजैक्शन तो हो गया, ठीक है, और ये फाइनल होता है। इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ बैचेस बनते हैं, यहाँ पे बैचेस नहीं बनते, यहाँ इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है। मिनिमम वैल्यू, NEFT की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। RTGS सिर्फ तभी कर सकते जब आपका ट्रांजैक्शन या अमाउंट 2 लाख से ऊपर का हो, ठीक है, अगर उससे नीचे करना है तो NEFT पे जाओ। नेक्स्ट, अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 3 PM वीकडेज पे RTGS आप कर सकते हो 6 घंटों के लिए, और वीकेंड्स पे 9 से 12 नून 3 घंटे सुबह के सैटरडे इन
आवरली बेसिस पे इन आवर्स में होता है आरटीजीएस। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नाम ही बता रहा है इमीडिएट हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। IMPS provides robust and real-time fund transfer which offers an instant 24/7 interbank electronic fund transfer service that could be accessed on multiple channels like mobile, internet, ATM, SMS। RTGS भी जो है वो बैंक जाके कराना पड़ता है आपको। IMPS आप ऐप के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। खैर अब तो NEFT और RTGS आपके जो बैंक्स के एप्लीकेशंस आ रहे हैं उसके थ्रू भी हो जाता है। IMPS क्या है, इमीडिएटली आपका ट्रांजैक्शन सेटल करता है, ठीक है। जिस मोमेंट आपने ट्रांसफर किया फंड, उस मोमेंट उसी समय रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। 24/7 अवेलेबल होती है सर्विस, ठीक है। इमीडिएट ट्रांजैक्शंस होते हैं, SMS के थ्रू कर लो आप, मोबाइल, इंटरनेट, ATM, इनके थ्रू आप IMPS कर सकते हो। इसकी इमीडिएट ट्रांजैक्शंस होती है। मैक्सिमम लिमिट जो है 2 लाख रुपए है, इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। इससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या सर्विस से नहीं कर सकते। और ये अवेलेबल रहता है 24 घंटे 7 दिन 365 डेज। क्यों? क्योंकि ये आप एप्लीकेशंस इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। नेक्स्ट, अच्छा अपन ने खत्म कर लिया अपना पहला सर्विस जो कि है बैंकिंग। वाह गजब, वी आर डूइंग ग्रेट गाइस। इंश्योरेंस पे आते हैं अब। इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत बार सुनते हैं अपन, ऐसे बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ये ले लो, या इसके पापा ब्रोकर हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के, या मेरी मम्मी ने अभी इतने का इंश्योरेंस लिया है, ये फैक्ट्री इतने में इंश्योर्ड हुई है। इंश्योरेंस है क्या चीज़, बार बार क्यों बोलते हैं अपन? तो एक कहानी है, ठीक है। ये है एक फैमिली, ठीक है। इस फैमिली में जो सर है ये सोल अर्नर है। अब इनका हो गया एक्सीडेंट, सैडली अनफॉर्चुनेटली ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब इन जो 2 लोग बचे हैं, इनकी वाइफ और इनके बच्चे, इनका ख्याल कौन रखेगा? तो इनका ख्याल रखने के लिए जो सर थे सोल अर्नर, इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है, इन्होंने कहा कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनसे कहा कि मैं अगर रहूँ ना रहूँ, आप मेरी फैमिली को एक अमाउंट दे देना, ठीक है। अमाउंट मतलब मैंने सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया कि अगर मेरी डेथ हो जाती है कल को तो मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाए, मेरी वाइफ अच्छे से रह पाए, उनके पास खाना हो, छत हो, रेंट के पैसे हो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कहा कि ठीक है, अगर आपके साथ अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता है तो हम आपकी फैमिली को कंपनसेट करेंगे, पैसे दे देंगे 1 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बदले हमें क्या दोगे आप? इसके बदले ये जो सोल अर्नर थे ये प्रीमियम देते हैं। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। हर साल कुछ अमाउंट ये पे करते हैं, सपोज 1 लाख रुपए। हर साल 1 लाख रुपए की इन्होंने पॉलिसी ली जिसका सम अश्योर्ड है 1 करोड़, कि अगर इस सोल अर्नर की जो सिर्फ एक लौता है अपनी फैमिली में जो अर्न कर रहा है लाइवलीहुड, ब्रेड को, उनकी डेथ हो जाती है तो कंपनी इनकी फैमिली को, इनके जो लीगल एयर्स हैं, ठीक है, वारिस, उनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दे देगी, ठीक है। इन्होंने इन्हें प्रीमियम दिया, इन्होंने इन्हें दी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स कंडीशंस रहती हैं इंश्योरेंस की, कि क्या क्या होने पे हम कितना कितना पेमेंट देंगे, किस किस को पेमेंट देंगे, आप हमें कितना प्रीमियम दोगे, हम कितना सम अश्योर्ड देंगे, याडा याडा याडा, ठीक है। अब देखें अपन डेफिनेशन इंश्योरेंस की क्या होती है। सो इंश्योरेंस इज एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है ये, बिटवीन 2 पार्टीज वेयर बाय वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंश्योरर agrees to protect other known as insured against a loss which may arise on the happening of an event। एक स्पेसिफिक घटना अगर घटती है, एक इवेंट होता है, तो एक पार्टी जिसे कहते हैं हम इंश्योरर, वो दूसरी पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिसको ये इंश्योरर प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें कंपनसेट करेगा उस लॉस के अगेंस्ट जो वो घटना घटित होने से हुई है। आई समझ? नहीं आई? फिर से देखो, एक पार्टी जिसे इंश्योरर कहते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उस पार्टी को जिसे इंश्योर्ड कहते हैं अगेंस्ट प्रीमियम। क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? कि आपका कुछ भी लॉस होता है उस इवेंट की वजह से जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, आपके लॉस को वी विल मेक गुड, आपके लॉस की भरपाई हम करेंगे,
ठीक है, क्योंकि आपने हमें दिया प्रीमियम। इंश्योरेंस इज ऑलवेज डन अगेंस्ट थिंग्स दैट आर अनसर्टन, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहां अपन पढ़ेंगे अभी आके, जो अच्छा चलो लेट्स डाइव राइट इनटू इट, तभी आएगा समझ में। आया इतना क्लियर इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है? तो अब देखें, जो इंश्योरेंस, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। इंश्योरेंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं। इन प्रिंसिपल्स पे ही इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट काम करता है। पहला प्रिंसिपल क्या है? इसके टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑबरी में, ओके, एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस लैटिन वर्ड, अपन इसको बोले ऑब्रीमे फिडे, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे अच्छा फेथ रखना, एथिकल रहना, ठीक है। अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डील है बेसिकली इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच में, जहां एक दूसरे को प्रीमियम दे रहा है, दूसरा पॉलिसी दे रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी। दोनों ही एथिकली काम करें। एथिक मतलब एक दूसरे से कुछ छुपाए ना। रीड विद मी, बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे को धोखे में ना रखें, ठीक है, अंधेरे में ना रखें, सब कुछ क्लियरली बताएं। द इंश्योर्ड शुड मेक full disclosure of all materials and facts concerning the subject matter to the insurer. जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, वो इंश्योरर को पूरा खुल के बताए कि ये इसके अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है, या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, ये खुल के बताए इंश्योर्ड को, ठीक है। ये ना बोले कि यार आई एम फिट एंड फाइन, एकदम परफेक्ट हूँ मैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, दैट विल बी अनएथिकल। यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ की बात नहीं आती है। द इंश्योरर शुड मेक क्लियर all terms and conditions in the policy to the insured. इंश्योरर जो है वो, अच्छा अब अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में ना करीब 1.5, 2, 2.5, 3 हज़ार वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो इंश्योरर वो सब लिखे, वो सब डिस्क्लोज करे जो उसकी पॉलिसी कंटेन कर रही है। ऐसा ना हो कि वो धोखा करे, किसके साथ? इंश्योर्ड के साथ, कि आपको हमने बोला था कि हम 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देंगे अगर आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन पॉलिसी में आपने लिखा क्या? सिर्फ 2 करोड़। दिस इज व्हाट? अनएथिकल। आपने इंश्योर्ड को धोखे में रखा। आया समझ? सो फॉर एग्जाम्पल अपन ने अभी पढ़ा हार्ट अटैक का पेशेंट है अगर, तो अगर वो ये नहीं बताएगा इंश्योरर को कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, तो फ्यूचर में अगर उसकी डेथ हार्ट अटैक से होती है, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो मुकर जाएगी कि इन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि हार्ट के पेशेंट है, हम तो पॉलिसी ही ना देते इनको, ठीक है। नुकसान किसका हुआ? इंश्योर्ड का ही हुआ। पहला हो गया अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं अपन, जो कि है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये कहता है कि द इंश्योर्ड शुड हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट विच द इंश्योरेंस विल बी अ गैम्बल और अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। आप जिस चीज के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है, या आप किसी अपने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो कि इसमें कीड़े ना लग जाएं, बारिश में ना बह जाए, फायर ना लग जाए, ठीक है, उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना चाहिए, वो आपको बिलोंग करनी चाहिए, आपका कुछ इंटरेस्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझो, आपने लाइफ इंश्योरेंस खुद के लिए लोगे, ठीक है, खुद के लिए लोगे, और वो कंपनसेशन किसको मिलेगा? आपके स्पाउस को मिलेगा, या आपके बच्चों को मिलेगा, या पेरेंट्स को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी तीसरे पार्टी, आप किसी स्ट्रेंजर के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। अगर आप स्ट्रेंजर के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो, इट्स अ गैम्बल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। आया समझ? तो आपका खुद का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब मेकिंग लॉस गुड। आपका जो भी डैमेज हुआ है उसका हम भरपाई करेंगे, उसको हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट इंश्योरर विल प्ले ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। देखो, आपने लिया था, सपोज देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, अ प्रॉपर्टी विच वॉज इंश्योर्ड फॉर कितना? 50 लाख, 1 2 3 4 5 6 7, 50 लाख रुपए, ठीक है।
अगेंस्ट डैमेज थ्रू फायर सफर्स अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपए। अच्छा, दिस इज नॉट 50 लाख गाइस, दिस इज 5 लाख। ठीक है, एक कोई बंदा था जिसने अपनी फैक्ट्री को 5 लाख रुपए से इंश्योर कराया, ठीक है, जिसमें, और ये फायर इंश्योरेंस था, जिसमें 2 लाख रुपए की फायर लगी, 2 लाख रुपए का उसका नुकसान हो गया फैक्ट्री में। ठीक है, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट विद ओनली 2 लाख रुपीज एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट। देखो फिर से समझे इसको, 5 लाख रुपए का उसने कहा कि आप हमारा इंश्योरेंस कर दो फैक्ट्री का। अब फैक्ट्री में लग गई आग, जिससे कि हुआ नुकसान 2 लाख रुपए का। अब जो हमारा इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, वो जब इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, उसने बोला हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ है, तो कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपए देगी। ये नहीं कहेगी कि भाई 5 लाख रुपए रख लो और जो 3 लाख मिले उससे ऐश उड़ाओ। ठीक है, 3 लाख रुपए वो नहीं देगी आपको, सिर्फ 2 लाख रुपए देगी। जितना आपको लॉस हुआ है सिर्फ उतने को ही गुड बनाएगी वो। मतलब दैट इज द इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस। प्रॉफिट का खेल नहीं है इंश्योरेंस, इट इज द, ये खेल क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ का। ठीक है, इंडेमनिटी का, मेकिंग ओनली दैट पोर्शन गुड जिसमें एक्चुअल लॉस हुआ है। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ की आप कीमत नहीं लगा सकते, आपको जितना सम अश्योर किया उतना पूरा देंगे। द पर्पस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज बिफोर। इंडेमनिटी मतलब इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि जिसको जितना लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करके उसी कंडीशन में वापस लिया जिसमें वो डैमेज के पहले था, उसी फाइनेंशियल कंडीशन में लिया है। तो इन्होंने अगर 2 लाख रुपए की भरपाई कर दी तो वापस से जो 2 लाख रुपए की डैमेज के पहले कंपनी का स्टेट था उसी में ले आएंगे वापस। ये हो गया अपना दूसरा प्रिंसिपल खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। मतलब इस प्रिंसिपल में ये कहा जाता है द कॉज एंड रीजन फॉर लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपने जिस चीज के लिए, जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया है, लॉस सिर्फ उसी कॉज के कारण होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फैक्ट्री का लिया था फायर इंश्योरेंस कि अगर फायर आउटब्रेक होता है, फायर आती है, भड़कती है, हमारी फैक्ट्री को डैमेज करती है, तो आप इंश्योर करोगे हमको। कौन? इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन चूहे आके हमारा सामान कतर गए या फ्लड आ गई जिससे पूरा सामान भीग गया, डैमेज हुआ फैक्ट्री को, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। मतलब जिस कारण से आपने, जिस कॉज के लिए आपने अपने इंटरेस्ट को, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, उस कारण से ही लॉस होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। देखो, इफ अ लॉस इज ड्यू टू सम अदर रीजन द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द कंपनसेशन। द इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द कंपनसेशन। एग्जाम्पल अपन ने समझ लिया, बहुत इजी सा प्रिंसिपल था, प्रॉक्सिमेट कॉज, या इसे कॉजा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं। ठीक है, लैटिन। सब्रोगेशन, ठीक है, सब्रोगेशन नया टर्म है। इसका मतलब क्या है? व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम और हर, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी गोज टू द इंश्योरर। मतलब अपन ने अभी फायर इंश्योरेंस वाला केस देखा था ना कि 2 लाख का हमें फायर के कारण नुकसान हुआ, तो अब ये जो 2 लाख का कंपनसेशन कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, किस तरह से ये रिपेयर करेगी या पैसे देगी कि आप जो फैक्ट्री में जो भी नुकसान हुआ है उसको वापस से ठीक करा पाओ। खिड़कियां टूट गई हैं, दरवाजे बनने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। इंश्योरेंस कंपनी अब मालिक बन जाएगी उस फैक्ट्री की, जब तक वो कंपनसेट कर रही है उसको। इन 2 लाख रुपए से जो भी रिपेयर्स होंगे वो मालिक बन के कौन कराएगी? इंश्योरेंस कंपनी। सब्रोगेट कर दिया आपने ओनरशिप को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंटरप्रेन्योर हैज टेकन फायर इंश्योरेंस फॉर हिज प्रॉपर्टी एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज, ही गेट्स कंपनसेटेड फॉर द सेम। इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। If later the half burnt goods, अब जो फैक्ट्री थी जहां पे आग लगी थी जिसके कारण 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, अगर उस फैक्ट्री में जो हाफ बर्न्ट गुड्स हैं वो 2 लाख में बिक गए, तो वो 2 लाख रुपए वो कौन रखेगा? इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, क्योंकि आफ्टर द डैमेज इंश्योरेंस कंपनी
उस फैक्ट्री की मालिक बन जाएगी, ठीक है, जब तक वो कंपनसेट कर रही है, या जब तक आप उसकी विसिनिटी देखो, उसकी टेरिटरी देखो या टेन्योर देखो, जब तक वो हाफ बर्न्ड चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, बिक नहीं जाती, या जो भी डैमेज हुआ है वो अंडन नहीं हो जाता, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल डबल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। डबल इंश्योरेंस वो चीज होती है, डबल दो इंश्योरेंस, एक ही चीज के लिए, सेम चीज के लिए आपने दो इंश्योरेंस ले ली, ठीक है। एक ही फैक्ट्री के लिए आपने ले ली दो या दो से ज्यादा, कितने भी इंश्योरेंस ले लिया आपने। कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपका जितना लॉस हुआ है उतना लॉस, आप ये नहीं कि हर एक कंपनी से क्लेम कर रहे हो, उतना लॉस सारी कंपनीज एक प्रपोर्शन में क्लेम करेंगी या कंपनसेट करेंगी, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस द इंश्योरेंस शुड शेयर द लॉसेस इन प्रपोर्शन टू द पॉलिसी अमाउंट। मतलब सपोज एक ये अपन एग्जांपल देखें, अ पर्सन टेक्स टू 5 इंश्योरेंसेस, one for 1 lakh rupees and the other for 50,000 rupees. He suffers a loss of 75,000 rupees. अब एक कंपनी से उसने लिया 1 लाख रुपए का और एक कंपनी से लिया उसने 50,000 रुपए का, ठीक है। उसको लॉस कितना हुआ, 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो क्या वो 75,000 दोनों से क्लेम करेगा? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी देगी उसे 50,000 रुपए क्योंकि इसका रेशियो ज्यादा है, प्रपोर्शन ज्यादा है। ये कंपनी देगी इसे 25,000 रुपीज, इसका रेशियो कम है, लेकिन दोनों मिलके सिर्फ उतना ही लॉस को अनडन करेंगे जितना एक्चुअली हुआ है, ठीक है। 75,000 ही they'll make good, indemnity सिर्फ 75,000 की होगी, ओके। That is, the insured can recover only the actual amount of loss from all the insurance together. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का काम ये नहीं है कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सको, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। सिर्फ उतना ही लॉस कंपनसेट होगा जितना एक्चुअली हुआ है। आया समझ? नेक्स्ट पे चले अब अपन। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है भैया? नेक्स्ट स्लाइड कह रही है मिटिगेशन, कम करना। The principle states that it is the duty of insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है किसी चीज को तो आप केयरलेसली ऐसे छोड़ो मत उसको। आपने बर्गलरी, रॉबरी का अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है, आपने एक नेकलेस का जिसको आपने तिजोरी में रखा है, तो तिजोरी को जाके बाजार में मत रख दो कि भैया इंश्योरेंस से कोई भी ले जाए, अपन को तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी कंपनसेशन। उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। मिटिगेशन, कम करो रिस्क को, आपकी भी ड्यूटी। एकदम ही केयर फ्री नहीं हो जाओ कि इंश्योरेंस करा लिए तो छोड़ो खुले में। He should not become careless when the mishap occurs by thinking that the subject matter is insured and insurer will pay compensation. मतलब अगर आग लग रही है घर में तो ये नहीं ऐसे खड़े होके देख रहे हैं लगने दो आग, इंश्योरेंस तो है ही, इंश्योरेंस कंपनी देगी। वो डिनाई भी कर सकती है, क्यों? क्योंकि तुमने खड़े होके कोई भी स्टेप्स नहीं लिए, तुम बस देख रहे थे, ताड़ रहे थे, अपने घर को जलते हुए देख रहे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी तभी कंपनसेट करेगी आपको जब आपने एक्चुअली एफर्ट्स डाले उस चीज को बचाने में। अनसर्टनली, अनफॉर्चुनेटली आपका नुकसान हो गया, तब इंश्योरेंस कंपनी कम्स इनटू एक्ट, ठीक है। अब पर्सन, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देख लिया, घर चल रहा है, भाई साहब खड़े होके देख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर दी कि भैया हम नहीं देंगे आपको पेमेंट, या आपका लॉस हम गुड नहीं करेंगे, इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं करेंगे। यहाँ होते अपने 7 प्रिंसिपल्स खत्म। अब अपन बार बार अपन कह रहे थे सम अश्योर्ड, सम इंश्योर्ड तो नहीं कहा, सम अश्योर्ड। अश्योरेंस होती है एक चीज और एक होती है इंश्योरेंस, दोनों में डिफरेंस देखो। इंश्योरेंस मतलब द इंश्योर्ड मस्ट सफर लॉस और डैमेज टू क्लेम द कंपनसेशन। इंश्योरेंस का अमाउंट तब मिलता है आपको जब एक्चुअली आपको लॉस होता है या आपको डैमेज होता है, तब आप क्लेम कर सकते हो अमाउंट। अश्योरेंस में क्या होता है, जितना आपको प्रॉमिस किया है सम, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है सम अश्योर्ड। द सम अश्योर्ड इज बाउंड to be paid whether insured suffer losses or not, ठीक है। लॉस हुआ हो नहीं हुआ आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, रिस्क हियर इज अनसर्टन। ये किसके अगेंस्ट लिया जाता है? उस रिस्क के अगेंस्ट लिया जाता है जो अनसर्टन है। रिस्क ऑब्वियसली अनसर्टन होते ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि कब होगा। आप चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, कभी आग लग सकती है, कभी पूरी फैक्ट्री चल के पुश्ते निकल जाएं, कितनी जनरेशन निकल जाए, कभी आग नहीं लगेगी, ठीक है।
मे और मे नॉट हैपन, लेकिन ये हैपन होती है, ठीक है, ये सर्टेन होता है यहाँ पे रिस्क, बाउंड टू हैपन। लाइफ डेथ, डेथ होगी कभी ना कभी, आज नहीं होगी 50 साल बाद तो होगी, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क सर्टेन रहता है। अमाउंट इज पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब आग लगेगी फैक्ट्री में तभी फायर इंश्योरेंस का क्लेम सेटल होगा, नहीं लगेगी आग तब तक फायर इंश्योरेंस का कोई क्लेम आप नहीं कर सकते। अमाउंट इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट, आपकी डेथ हो या ना हो, अगर मैच्योर हो जाती है आपकी पॉलिसी, मैच्योर मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है पॉलिसी की, आपको इतने सालों तक प्रीमियम देना है और इस इतने सालों बाद हम आपको इतना पैसा वापस करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी कहती है, ठीक है। तो आप मरो ना मरो, जिंदा रहो नहीं रहो, ठीक है, उतना मिलेगा ही अमाउंट आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फायर हो गया इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सम अश्योरेंस में सम अश्योर्ड वाले केस में क्या आएगा, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया अश्योरेंस और इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस, खत्म। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की भी वैरायटी होती है, क्या वैरायटी होती है, सबसे पहले देखो लाइफ इंश्योरेंस, जनरली दो होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की 3 कैटेगरी हो गई। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आ जाता है, ये सारी, इनको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सारे टॉपिक्स टच करेंगे अपन। जनरल इंश्योरेंस में 3 वैरायटी है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर वैरायटीज ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर कार, हम अपनी गाड़ियों का भी इंश्योरेंस कराते हैं ना, वो सब आता है इसमें। तो सबसे पहले अपन जल्दी से खत्म कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 तरह के डर रहते हैं कि भैया वी माइट डाई टू अर्ली और वी माइट नॉट डाई एट ऑल, मतलब बुढ़ापे में जिए जा रहे भाई सब चले जा रहे हैं। एक उस समय पैसे की जरूरत पड़ती है और दूसरा तब पैसे की जरूरत पड़ती है जब वो व्यक्ति बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई, स्पाउस, पेरेंट्स, इन सबको कौन देखेगा, पैसों की तो जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हेल्प करता है लाइफ इंश्योरेंस। लेट्स स्टडी व्हाट दिस इज। लाइफ इंश्योरेंस इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। यहाँ पे 2 पार्टीज कौन है, अगेन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब जिसने इंश्योरेंस कराया है, ये हो गया जिसने कराया और जिसने किया है वो इंश्योरर कहलाएगा। इन दोनों पार्टीज के बीच का एक अग्रीमेंट होता है क्या, लाइफ इंश्योरेंस, whereby the insurer assures to pay a certain sum of money on the expiry of a fixed period। मतलब जहां पे ये एक अग्रीमेंट है लाइफ इंश्योरेंस, किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पे इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे जब इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो, मैच्योर हो जाए। हमने आपको बोला कि 10 साल बाद, इंश्योरर ने बोला कि भैया 10 साल की आपकी पॉलिसी चलेगी जिसमें आपको हर साल 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और इसके बाद 10 साल हो जाते हैं तो हम आपको वापस करेंगे 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। सपोज लेट्स से 50 लाख ले लो, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेग टर्म, ठीक है, हम 10 साल पूरे होते हैं तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। और आगे पढ़ो, ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या 10 साल से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो लीगल एयर्स हैं, आपके जो वारिस हैं, जो आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उनको हम कंपनसेट करेंगे 10 लाख रुपए से, ठीक है। इंश्योर्ड इन द रिटर्न ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट नोन एज प्रीमियम, पीरियोडिकली हर महीने, देखो फोकट में आपको इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, वो आपसे प्रीमियम लेंगे। कितना, 50,000 रुपए लिया, पीरियोडिकल पेमेंट्स लेते हैं, एनुअली ले लिया, क्वार्टरली ले लिया, हाफ ईयरली ले लिया। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, अश्योरेंस होता है यहाँ पे, आपकी डेथ हो ना हो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। 10 साल बाद अगर हमने आपको सम अश्योरेंस दी है, अभी पढ़ा था अपन ने डिफरेंस किसके बीच में, इंश्योरेंस अश्योरेंस के बीच में, तो आपको उतना पैसा मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द सम अश्योर्ड इज पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और डेथ ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड whichever comes first, या तो वो उस पर्सन जो भी इंश्योर्ड है उसकी डेथ पहले हो जाती है मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी के पहले, या पॉलिसी मैच्योर पहले हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले आएगा उस पे पैसे मिलेंगे, कंपनसेट करेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, for fixing the premium amount, companies depend on statistics of mortality and morbidity. Mortality is what? Death. Morbidity is illness.
आप कितना प्रीमियम दोगे। कहते हैं ना कि छुटपन में या छुटपन एज एन यंग एज में लाइफ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हेल्दी रहते हैं, हमें कोई ज़्यादा इलनेस नहीं रहती, हमारी एज भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है, हम बूढ़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी भी टपक गए, ये कोई डर नहीं है अपन को, तो इसीलिए अपना प्रीमियम कम रहता है, ठीक है। आज के दिन अगर आज अपन जो अपन नन्हे नन्हे लोग हैं, ठीक है, अगर अपन लेट्स से फॉर सैलरी 20, 21, 23 में लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम हो सकता है बहुत कम जाए, 10,000 20,000 साल भर का, और उसमें अपन को इंश्योरेंस हो सकता है 1 करोड़ का मिल जाए। लेकिन अगर वहीं अपने पेरेंट्स लाइफ इंश्योरेंस लेने जाए आज के दिन, जो कि मे बी 50 हैं, 50+ हैं, अराउंड 50 हैं, उनको प्रीमियम हो सकता है 50,000 या 1 लाख भी देना पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी एज हो गई है उतनी, राइट। तो कंपनीज यूज करती हैं स्टैटिस्टिक्स। कंपनी बेसिकली आप पे गैम्बल कर रही है, एक दाव खेल रही है, राइट। एज अगर ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क किसका है, हो सकता है डेथ हो जाए पर्सन की, ठीक है, तो हमें पैसा देना पड़ेगा, अब उनको सर्टेन है कि देना ही पड़ेगा। हम पे वो कम दाव इसलिए हमसे वो कम पैसे इसलिए ले रही है क्योंकि हम पे दाव भी कम लगा रही है वो। अपन अपनी एज यंग है, यंग एज है अपनी, तो अपन चांसेस रिड्यूस कर देते कि हमारी डेथ होगी किसी नेचुरल कॉज की वजह से, राइट। सो या उन लोगों से ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता है जो बीमार होते हैं या जिनको कोई कंडीशन होती है, इलनेस होती है, डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट हैं, या कुछ मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है, उनसे प्रीमियम ज़्यादा जाता है और कई बार उनको इंश्योरेंस नहीं भी मिलता है क्योंकि रिस्क इज़ वेरी हाई। ये किस पे फोकस कर रहे हैं? रिस्क पे। जहाँ रिस्क हाई वहाँ प्रीमियम हाई, या हो सकता है रिजेक्ट भी करते हैं। जहाँ रिस्क कम वहाँ प्रीमियम भी कम, ठीक है। प्रीमियम कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि हमें ज़्यादा चांस इसका है कि हमें कभी भी पेमेंट ना करना पड़े, कंपनसेट ना करना पड़े। आ गया नेक्स्ट, देखिए, द प्रीमियम इज पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। आप प्रीमियम को मंथली पे करो, क्वार्टरली पे करो, हर क्वार्टर में पे करो, हर हाफ ईयर में पे करो 2 बार, या एनुअली पे कर दो। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी, ये क्या होती है? अंडर दिस पॉलिसी द पॉलिसी अमाउंट विल बी पेड ओनली टू द डिपेंडेंट्स ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। होल लाइफ पॉलिसी मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर वाला लिया है। अगर सोल अर्नर ऑफ द फैमिली या जो इंश्योरर है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा? सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कि डिपेंडेंट थे उस इंश्योरर पे, जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे, एज। नेक्स्ट देखो, the insured should pay premium for a fixed period of 20 or 30 years or throughout his life। 2 तरीके से, या तो एक फिक्स पीरियड दे देती है कंपनी कि आपको इतने टाइम तक देना है इंश्योरेंस का प्रीमियम, या फिर आपको जीवन भर प्रीमियम देना है। चलो, ये होगी पहली एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या कहती है? दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, से 15 years or 20 years। Here the sum assured becomes payable either at the end of the stipulated period or on the premature death of the policy holder, whichever is earlier। यहाँ पे जब डेथ होगी तब ही मिलेगा। यहाँ पे एंडोमेंट जो पॉलिसी होती है वो मैच्योरिटी पर भी मिल जाएगी। ये सिर्फ अगर डेथ होती है तब, ये डेथ या मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिसी 15-20 साल तक चलेगी, ठीक है। उन्होंने बोला इसके बाद ये मैच्योर हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, मैच्योरिटी। तो दोनों ही केस में जो भी पहले आता है या तो मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी, या आपकी डेथ, या जो इंश्योरर है उसकी, इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाएगी पहले। जो भी पहले आता उसके बेसिस पे कंपनसेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 or more persons। The premium is paid jointly or by either of them। The assured sum is payable upon the death of any one person or the other person। यहाँ पे जॉइंट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ले रहे हैं एक पॉलिसी को, तो प्रीमियम सब मिल बांट के भी दे सकते हैं या एक बंदा दे दे सबके लिए, ठीक है। लॉस अगर किसी एक बंदे की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम, तो जो कंपनसेशन है वो बाकी बंदों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे जो कि है अपना, अच्छा एक और इसमें एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी मतलब देखो बुढ़ापे की लाठी। यहाँ पे क्या होता है कि द पॉलिसी अमाउंट इज पेएबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। आप एक एज पे आ जाते हो अगर आपने एन्युटी पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। आपको उस एज के बाद एक पेंशन के रूप में ये पॉलिसी का जो अमाउंट है वो दिया जाता है।
मंथली दे देंगे, क्वार्टरली दे देंगे, हाफ ईयरली या एनुअली, ठीक है। द प्रीमियम इज पेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। आप या तो लमसम पेमेंट दे दोगे अभी कि भैया ये 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, ये जब मैं एक 60 या 70 साल का हो जाऊँ तब मेरे को वापस करना हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़ों में, या मैं मंथली इतना इतना पे कर रहा हूँ, 10,000 पे कर रहा हूँ, इसमें से जब ये मैच्योर हो जाए या मैं अटेन कर लूँ एक एज, मेरे को 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दे देना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि है, अच्छा अपना ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस, डन, वेरी गुड, ब्रावो। नेक्स्ट आते हैं फायर इंश्योरेंस। जल्दी से फायर इंश्योरेंस खत्म करें। फायर इंश्योरेंस भाई साहब बहुत टॉप चीज़ है, समझ ही नहीं आ रहा फायर इंश्योरेंस क्या है। फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस, फायर आउटब्रेक, इसमें 2-3 चीज़ें और भी आती हैं, देखते हैं क्या है। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द इंश्योरर अंडरटेक्स इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड फॉर to indemnify, not identify, indemnify the insured for any loss or damage to the insured property by fire for an agreed period and up to a certain amount। बिल्कुल समझ नहीं आया भैया, इतनी सारी अंग्रेजी बकर बकर करके बोल दी गई है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, इंश्योर्ड, इंश्योरर। इंश्योर्ड जो है वो एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेता है, वो अपने अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस नहीं लेता कि मैं अगर कल को अगर जो इंश्योर्ड है वो ये बोले कि मैं मेरे में आग लग जाए अगर कल को, नहीं, फिजिकल एसेट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया जाता है ये। और इसमें जो इंश्योरर है उतना लॉस को इंडेमनिफाई करता है, मतलब मेक्स गुड या कंपनसेट करता है उस लॉस के लिए जितना लॉस हुआ है उसे फायर आउटब्रेक के थ्रू। किसे? प्रॉपर्टी को। किसको कंपनसेशन मिलेगा? इंश्योर्ड को। नॉर्मली द पीरियड ऑफ पॉलिसी इज 1 ईयर, एक साल के लिए जनरली ये पॉलिसीज होती हैं फायर इंश्योरेंस की, 1 साल, फिर रिन्यू कराओ, फिर रिन्यू कराओ, नया ले लो, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। बम फट गया, लाइटनिंग ने स्ट्राइक करा तो आग लग गई, या फायर आउटब्रेक हो गया, इसके अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। किसको? आपके एसेट को, प्रॉपर्टी को। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सैटिस्फाई 2 कंडीशंस। अगर आप फायर इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो तो 2 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस। ऐसे नहीं कि आप वेगली हवा में बोल रहे हो कि हाँ हमारी एक फैक्ट्री है वहां पे जिसके अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस लिया था उसमें आग लग गई है। जो इंस्पेक्टर है इंश्योरेंस का, इन्वेस्टिगेटर्स, वो जाके इंस्पेक्ट करते हैं प्रॉपर आपकी प्रॉपर्टी को कि कहाँ क्या लॉस हुआ है, माय बैड, तो कहाँ क्या लॉस हुआ है, क्या वो फायर के थ्रू हुआ था, किसी ने जानबूझ के आग लगा दी क्या। पहला कंडीशन होता है एक्चुअली लॉस हुआ होना चाहिए। दूसरा, फायर मस्ट बी एक्सीडेंटली एंड नॉन इंटेंशनल। आपने ले ली, आपकी प्रॉपर्टी है 1 लाख की, आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया 10 लाख का, कल को आपके दिमाग में सोचिए यार पैसा नहीं है, अपन नहीं काम करते, खुद से आग लगा देते हैं, 9 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा वो अपन ले लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे, कह देंगे कि 10 लाख रुपए की डैमेज हो गया हमको, ठीक है। इंस्पेक्टर्स या जो इंश्योरेंस कंपनी वो डिनाई कर देंगे आपको कि हम नहीं दे रहे, आपने इंटेंशनली लगाई थी ना फायर। तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए अगर आपको फायर इंश्योरेंस को क्लेम करना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब अंडर दिस द इंश्योरर मेक्स द लॉस गुड कॉज्ड बाय फायर अप टू द अमाउंट ऑफ द सम स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। जितना पॉलिसी में अमाउंट स्पेसिफाइड है सिर्फ उतना ही अमाउंट कंपनसेट करेगा, उससे ज्यादा अगर आपको लॉस हुआ है तो हम क्या करें? आपने लिया 5 लाख का था, आपको हुआ लॉस 10 लाख का, तो हम क्या करें भैया? 5 लाख हम थोड़ी देंगे अपनी पॉकेट से, हम सिर्फ उतना स्पेसिफिक अमाउंट ही कंपनसेट करेंगे जितना हमें पॉलिसी में डीड में लिखा। अच्छा, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसे हम डीड कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी डीड बोले ना, मतलब इंश्योरेंस डीड, पॉलिसी डीड, मतलब वो पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है इंश्योरेंस की, कॉन्ट्रैक्ट है वो। डबल इंश्योरेंस, एक बंदा है, ठीक है, अपना मोती लल्ला था ना जिसने अपने चाट भंडार खोला था, तो वो चाट भंडार को उसने 2 जगह से 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा लिया कि भैया कल को मेरे आग का काम होता है, टिक्कियाँ तलते हैं हम लोग, तो कल को आग लग गई तो क्या करूँगा मैं, तो आप मेरे को इंश्योरेंस दे दो। एक ही जगह को 2 बार अगर आप 2 कंपनी से इंश्योर करा रहे हो तो उसे हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। पढ़ ले क्या है? व्हेन मोर देन 1 पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क। एक रिस्क को ही कवर करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा पॉलिसीज अगर आप लेते हो तो उसे हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। पर्सन कैन टेक n नंबर ऑफ पॉलिसीज फॉर द सेम इंटरेस्ट। कितनी भी पॉलिसीज ले सकता है वो, डबल इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, ज्यादा भी ले सकते हो आप, बट आप अमाउंट सिर्फ उतना ही क्लेम कर पाओगे जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। आपको लॉस हुआ अगर 10 लाख रुपए और आपने 10 लाख रुपए की 5-6 पॉलिसीज ले ली हैं, तो आप हर एक कंपनी से जाके ये नहीं बोलोगे हमको 10 लाख दो, 10 लाख दो, 10 लाख दो, 10 लाख लो। आप कितना बोलोगे?
जितना हर एक कंपनी का रेशियो है, जो प्रपोर्शन है, उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस डैमेज को कंपनसेट करने में। ओके मतलब मिलेगा आपको सिर्फ 10 लाख रुपए। कितनी पॉलिसीज ले लो। नेक्स्ट इज री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कराना जब रिस्क बहुत हाई दिखता है कहीं पे। अब ये मोतीलाल का चाट भंडार तो ठीक है, कभी हो सकता है एक्सीडेंट, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई पेट्रोलियम की प्लांट है, पेट्रोलियम जनरेशन का प्लांट, ठीक है, पेट्रोल जनरेशन का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, और ठीक है बहुत सारा हाई रिस्क वाला काम हो रहा है, वहाँ पे रिस्क हाई है, तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, फिर से इंश्योरेंस करा लेगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अंडर दिस द इंश्योरर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर इंश्योरर फॉर द होल और पार्ट रिस्क कवर्ड बाय द फर्स्ट इंश्योरर। देखो यहाँ पे एक पार्टी है ए, एक पार्टी है एक्स, एक पार्टी है वाई। पार्टी ए का था प्लांट जिसको उसने इंश्योर कराया किससे, एक्स से, लेकिन एक्स ने ये कहा कि भाई इनका जो प्लांट है वो काफ़ी रिस्की है, ठीक है, और मेरे को श्योरिटी है सपोज 70% की इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो अपन क्या करें, अपन ने अपना जो इंश्योरेंस है उसको एक थर्ड पार्टी से इंश्योर करा लिया। तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है, इन दोनों के बीच होता है कनेक्शन, ठीक है। तो ये या तो पार्टली इस रिस्क को कवर करा ले एवाई से, या फुल्ली होलली, ठीक है, पूरा का पूरा रिस्क कवर करा ले एवाई से। आया समझ में, दिस इज री इंश्योरेंस। अगर ए एक्स वाई, अगर ए सेम प्लांट को एक्स से इंश्योर कराता और वाई से इंश्योर कराता, वो कहलाता है डबल इंश्योरेंस। लेकिन अगर एक्स का जो प्रॉपर्टी है या एक्स का जो इंश्योरेंस है वो वाई कवर कर रहा है, तो कहलाएगा री इंश्योरेंस। चलो ये हो गया अपना फायर इंश्योरेंस के टाइप्स। तो फायर इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन मरीन इंश्योरेंस पे जल्दी से। मरीन इंश्योरेंस, मरीन समुद्र, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई the insured for any loss or damage to the subject matter due to marine perils। मरीन जो वाटर्स हैं उसमें अगर आपका कुछ डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को जिसके अगेंस्ट या एसेट को जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है, तो मरीन इंश्योरेंस विल कंपनसेट फॉर दैट। ओके, मरीन पेरिल्स आर कोलिशन ऑफ शिप्स। अच्छा, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकती हैं क्या, तो आपका शिप कोलाइड कर जाए, ठीक है, टाइटैनिक बन जाए, एक नहीं, विद द रॉक, शिप अटैक्ड बाय एनिमी, पायरेट्स आ जाए, कैप्टन स्पैरो आ गए, ठीक है, लूट के ले गए आपका पूरा सामान, लो क्या कर रहे हैं भैया, रो रहे हैं, नहीं, तो आपने मरीन इंश्योरेंस लिया था, आपको कंपनसेशन मिलेगा। शिप कैप्चर बाय पायरेट्स, एक्शन ऑफ द कैप्टन, एक्शंस ऑफ कैप्टन एंड क्रू ऑफ शिप। अब कैप्टन और क्रू ने पार्टी करी, ओ भैया ले तोड़फोड़ मचा रहे हैं, अब उनका अपन तो थे नहीं ना शिप में देखने के लिए कि क्या हो रहा है शिप में, तो उसके अगेंस्ट का भी जो लॉस हुआ है कंपनसेशन कौन देगा, मरीन इंश्योरेंस। चलो भैया, मरीन इंश्योरेंस के टाइप से क्या बिल्कुल है, शिप और हल इंश्योरेंस, ये शिप की बॉडी को इंश्योर करता है, ठीक है, आइसबर्ग से टकरा गई या किसी के दूसरे शिप से कोलिजन हो गया, इसकी बॉडी को, हल को अगर डैमेज हुआ है तो शिप या हल इंश्योरेंस आता है। कार्गो इंश्योरेंस मतलब जो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका इंश्योरेंस लेते हैं यहाँ पे। In this policy, the cargo of the ship is insured against risks such as theft या loss of goods। चोरी हो गई वो सामान की, ठीक है, या उनको डैमेज हो गया, चूहे घुस गए, डैमेज कर गए, तो ये कार्गो इंश्योरेंस हो गया। फ्राइट इंश्योरेंस मतलब शिपिंग का काम बेसिकली, ठीक है। इट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस बाय फ्राइट, लॉस ऑफ फ्राइट बाय शिपिंग कंपनीज इन द इवेंट ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्गो। अगर कार्गो में कुछ दिक्कत आती है तो जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो फ्राइट इंश्योरेंस लेती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस, ठीक है, आया समझ में। कार्गो मतलब एक्चुअल सामान का, और फ्राइट मतलब वो जो प्रोसेस हो रहा है उसका इंश्योरेंस। चलो ये हो गया अपना मरीन इंश्योरेंस भी यहाँ पे खत्म। अब आते हैं अपन तीनों में डिफरेंस देखें, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है, ह्यूमन लाइफ, किसको प्रोटेक्ट करें, ह्यूमन लाइफ को। यहाँ पे एनी फिजिकल प्रॉपर्टी या एसेट, वहाँ पे शिप, कार्गो या फ्राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, एलिमेंट क्या है, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ, ठीक है। आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट भी ट्रीट कर सकते हो। आपको प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैच्योरिटी हो जाती है पॉलिसी की तो आपको पैसा भी मिल रहा है, तो एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, कोई मैच्योरिटी वगैरह नहीं, आप इससे आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन कर रहे हो आप अपने सामान की, एसेट्स की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट
मस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन। जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको वहाँ होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आप किसी स्ट्रेंजर के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते कि यार एक ने सड़क पे जा रहा था बंदा, मैं उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेने आया हूँ। नहीं, वो सड़क पे जाता हुआ बंदा खुद के लिए ही लेगा। ओके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे मस्ट प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। जब पॉलिसी आप ले रहे हो तब आप दिखाओगे कि हाँ ये है एक्चुअल सामान जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके लिए मेरे को चाहिए। और जब लॉस हो जाए तो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा था सामान, ये जल गया है या इसकी चोरी हो गई है यहाँ, या ये कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस क्या है, लॉस के टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए एसेट्स को, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ड्यूरेशन, ये लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है। ये नॉर्मली 1 साल का होता है फायर इंश्योरेंस, एंड नॉर्मली फॉर अ फिक्स पीरियड या जर्नी। एक जर्नी, फ्लाइट को हमें पहुंचाना है इंडिया से लंदन, तो जो पाथवे फॉलो किया है सिर्फ उस जर्नी के लिए इंश्योरेंस चाहिए हमको। इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल। इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में क्या ऐसा होता है कि सिर्फ जितना लॉस हुआ है उतना ही कवर करेगी, कंपनसेट करेगी कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि आप लाइफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इसमें काम नहीं करता है। जितना आपने प्रॉमिस किया था पूरा का पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल है, जितना लॉस हुआ सिर्फ उतना कंपनसेट करेंगे। मरीन में भी एप्लीकेबल है, जितना लॉस हुआ सिर्फ उतना कंपनसेट करेगी कंपनी। मेजरमेंट ऑफ लॉस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पॉसिबल है वहाँ पॉसिबल है। क्वांटिफाई कर सकते हो आप लॉस कि हमें 50 लाख का जो हमारा कार्गो था वो पायरेट्स चुरा के ले गए, या हमारा 70 लाख का सामान जल गया। क्या हम ये बोलते हैं कि हमारी 10 लाख की जान खत्म हो गई? अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते है ना। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, क्या आप सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते आप। फायर इंश्योरेंस 1 साल की तो है ही, क्या करोगे सरेंडर? यहाँ पे भी पॉलिसी नहीं कर सकते हो सरेंडर। पॉलिसी अमाउंट, यहाँ पे लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। ठीक है, जितना सम दिया है आपको अश्योर किया है उतना देंगे। अप टू अ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितना हो सकता है? जितनी वैल्यू का आपने अगर 10 लाख का सामान भेज रहे हो तो 10 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। ये नहीं है कि आपको बोल दिया कि भाई 50 लाख का ले लो, 10 लाख के सामान पे 50 लाख का इंश्योरेंस ले लो। वहाँ पे भी जितना कार्गो या शिप की वैल्यू होगी उतना ही इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पे लाइफ की कोई वैल्यू आप लगाए, इनवैल्यूएबल है ना, लाइफ का वैल्यू कर ही नहीं सकते कि ऐसे बोलते कि यार तेरी तो जान सिर्फ 500 रुपए की, तो 500 का इंश्योरेंस ले ले। अरे नहीं आया। कॉन्टिजेंसी ऑफ रिस्क, कॉन्टिजेंसी मतलब क्या वो चीज हो सकती है, क्या वो चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज अनसर्टन। तो यहाँ पे सर्टन है, लाइफ इंश्योरेंस में सर्टन है, या तो मैच्योर हो जाएगी आपकी पॉलिसी या फिर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी पर्सन की जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है। सर्टन है, दोनों में से एक चीज़ तो होगी ही। यहाँ पे अनसर्टन है, हो सकता है पायरेट्स आए, हो सकता है पायरेट्स का मन नहीं है, बहुत पैसा उनके पास, वो ऐश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अनसर्टन है, आग लग सकती है, नहीं लग सकती है, मरीन में चोरी हो सकती है या चूहे खा सकते हैं। वाओ, ओके, अपना यहाँ पे डिफरेंस खत्म तीनों टाइप्स के इंश्योरेंस में। ये हो गया अपना सेकंड सेक्टर भी खत्म बिजनेस सर्विसेज का। अब बचा अपना कम्युनिकेशन सेक्टर। जल्दी से इसे खत्म करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। कम्युनिकेशन में अपन पढ़ेंगे 2 चीजें, टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज है क्या? सो दीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है, आप कर रहे हो सामान का प्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत सारा आपने स्टॉक करके रख लिया। अरे भैया करोगे क्या स्टॉक करके? इसको बेचना है ना, तो कैसे बेचोगे? कस्टमर बैठा है यहाँ लुधियाना में, कस्टमर बैठा है आसाम में, ठीक है, तो कैसे? हमने हवा में ही सोच लिया अरे भैया भेज दिया अपन सामान। नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज करके इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा। सो बेसिकली कम्युनिकेशन सर्विसेज कनेक्ट द बिजनेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड ये नहीं है कि अवतार वाली दुनिया है कोई दूसरी, नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो आपके बिजनेस से बाहर है उससे आपको कनेक्ट करता है कौन? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आया समझ? ओके, सप्लायर से कनेक्ट कर रहे हो, आपको कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हैं, आप कंपेटिटर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इवन कंपेटिटर्स की जानकारी कौन दिलाता है? कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज
which help businesses can be classified as two. पोस्टल सर्विसेज होती है और टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं. नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या है ये पोस्टल सर्विस. पोस्टल सर्विस किस चीज़ का नाम है? सो दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, market reports, parcel, money orders, etc. on regular. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, लाला लाला. ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज में. आप मनी ऑर्डर्स भेज रहे हो, पार्सल्स, ठीक है, फ्राइट बेसिकली क्या है? आपने शिपिंग के थ्रू भेजा, ट्रांसपोर्टेशन के. पोस्टल सर्विस ही तो हुआ ना. आपने कंपनी को हायर किया, बोला कि ये ना मेरे को ना ऐसा करो कि लंदन तक पहुँचा दो. एयरवे के थ्रू कर रहे हो आप, शिप्स के थ्रू कर रहे हो, क्या पोस्टल सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, राइट? All these services are provided by the post and telegraph offices scattered throughout the country. अपनी कंट्री में अलग अलग जगह पे पोस्ट ऑफिसेस हैं. आप एक पोस्ट ऑफिस पे जाओ, उनको बोलो कि भैया हमारी एक चाची रहती हैं कानपुर में, तो साहब ये कानपुर भेज दो आप. तो उन्होंने क्या किया, कानपुर के पोस्ट ऑफिस इसको एक ट्रक में भेज दिया या ट्रेन में भेज दिया. इस पार्सल को वो मिल गया आपकी चाची को जो कानपुर में बैठी हैं. तो ये पूरे में स्कैटर्ड रहते हैं ऑल ओवर कंट्री. एक नेटवर्क बना देते हैं और उसके थ्रू ये फंक्शन करते हैं. क्या? पोस्टल ऑफिसेस, ठीक है, या टेलीग्राफ ऑफिसेस. आप देखिए इसके फीचर्स क्या हैं पोस्टल सर्विस के. ऑल पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारी पोस्टल सर्विसेज को. द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. नेशनल डिलीवरी करनी है आपको, नेशनल कर लो. इंटरनेशनल करनी है, कोई लंदन, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, कहीं भी पहुंचाना है, आप पोस्टल सर्विसेज यूज़ कर सकते हो. ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू, अपन पढ़ेंगे अभी. हाईली रिलायबल, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, तो हाईली रिलायबल होती है कि हाँ सामान पहुंचेगा ही पहुंचेगा. चलो ये हुआ खत्म. कहाँ चले मैम? चलो चलो कर रही हो, कहाँ चले? तो यहाँ चले. फाइनेंशियल सर्विसेज, दो तरह की सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज की, ठीक है, दो तरह की फैसिलिटीज दे रहा है. दूसरी है मेलिंग सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? पोस्ट ऑफिसेज ऑफर वेरियस सेविंग स्कीम्स लाइक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. बहुत सारी ये गवर्नमेंट्स या जो पोस्ट ऑफिस से स्कीम्स रन करते हैं. इनसे होता क्या है? अदर स्कीम्स इनको तो ये बेसिकली फाइनेंशियल नेचर की होती हैं सर्विसेज. अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे. ये आपको सेविंग्स प्रमोट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है. मेल फैसिलिटीज, मेलिंग, सामान इधर से उधर पहुंचाना, ठीक है. मेल सर्विसेज इंक्लूड पार्सल फैसिलिटीज, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज. वाह, ओके, पढ़ लिया अपन ने. ये आगे आए. फाइनेंशियल सर्विसेज देखें. फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी चार आ गई. रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो पोस्टल ऑफिसेज ये कहते हैं कि आप आओ हमारे यहाँ एक बैंक अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, हम आपका एज अ बैंक एक्ट करेंगे, आप हमें आके बार बार पैसे देना, ठीक है, हर एक महीने या हर एक क्वार्टर में, हर एक या एनुअली आप हमको पैसे देना, और एक मैच्योरिटी, एक फिक्स पीरियड के बाद हम उसको पैसे को वापस करेंगे इंटरेस्ट समेत. पोस्ट ऑफिसेज ओपन अकाउंट्स लाइक बैंक्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स वीकली, मंथली, daily for a fixed period, and the saved amount is repaid on maturity along with interest. और ये इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट से हाई रहता है. तो यूजुअली देखना जो अपने दादी जी लोग रहते हैं ना, उनके ना रिकरिंग अकाउंट्स रहते हैं किसमें? पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रहता है. क्या प्रमोट कर रहा है? सेविंग्स. National saving certificates. After a fixed amount is deposited for a fixed period of time, this amount is repaid with interest which is higher than FDs. Fixed deposit से भी high रहता है national saving certificate में इंटरेस्ट रेट. सोचो कितना ज़्यादा मिलता होगा वापस. आफ्टर 6 years, और ये 6 सालों तक चलता है. 6 साल इसकी मैच्योरिटी पीरियड है एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है. डिपॉजिट्स इन NSCs कैन अवेल. अच्छा, इनको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलता है. जो भी आपको फायदा होगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज किसान विकास पत्र. सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक 6 साल का पीरियड नहीं रहता है, ये फिक्स्ड पीरियड का अमाउंट रहता है, वैरी करता है. और यहाँ पे भी इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन है आपको. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ठीक है. पीपीएफ ना अपन कंपनीज में सुनते क्या है? पीपीएफ. देखें अपन क्या लिखा है यहाँ पे. सो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट द डिपॉजिटर्स कैन डिपॉजिट अमाउंट एनी टाइम. कभी भी, साल में कभी भी आके डिपॉजिट करो, लेकिन 15 साल बाद ही आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है.
गिव्स अ पेंशन बेनिफिट टू द अकाउंट होल्डर, बाद में 15 साल बाद आपको एक पेंशन के रूप में ये वापस मिलेगा, पीपीएफ। ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम टैक्स, इसमें भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो भी आपको 15 साल बाद इनकम होगी उस पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मेल फैसिलिटीज देखो, मेलिंग फैसिलिटी क्या क्या है, यूपीएस अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, व्हेन ऑर्डिनरी लेटर्स आर पोस्टेड द पोस्ट ऑफिस डज नॉट इशू एनी रिसिप्ट, पोस्ट ऑफिस ये नहीं बोलता है कि हाँ आपने ऐसा लेटर एक पोस्ट किया था, हम आपको लिखित में नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपीसी कराते हो, अंडर पोस्टल सर्विस सर्टिफिकेट लेते हो, तो आपको एक लिखित प्रूफ मिलेगा कि हाँ आपने फला फला ब्रांच से फला फला लेटर पोस्ट किया था इस दिन को, ये हमारे पास रिकॉर्ड में है। तो कल को अगर वो लेटर घूमता है तो अपने पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ भैया हमने तो पोस्ट किया था, अब आप ढूंढ के तो हमारा जो नुकसान हुआ है, ठीक है। दिस पेपर नाउ सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ पोस्टिंग द लेटर। नेक्स्ट, registered post. Sometimes we want to ensure that our mail is definitely delivered to the addresses, ये chargeable होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, to the addresses, otherwise it should come back to us. अपन चाहते हैं कि हम जो पार्सल भेज रहे हैं यार इतने प्यार से भेज रहे हैं, अपन ने लड्डू बनाए, ठीक है, लड्डू तो चलो सड़ जाएंगे, लड्डू नहीं कुछ और लेते हैं, अपन लेते हैं अपनी पहली सैलरी आई, अपन ने पहली सैलरी से खरीदा एक शानदार मोबाइल, अब मोबाइल को अपन को भेजना है, सपोज अमेजोन वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आई नो यू गाइस विल पॉइंट दैट आउट, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो अपन ने मोबाइल भेजना है कहाँ, दिल्ली भेजना, अपन बैठे हैं कहाँ, बैंगलोर में, तो अपन ने कहा कि या तो आप इसको सही सही डिलीवर कर दो, और अगर सही से डिलीवर नहीं होता तो हम पे हमारे पास वापस आ जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट यूज़ करेंगे। इन सच सिचुएशंस द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी विच सर्व्स एज अ प्रूफ दैट मेल हैज़ बीन पोस्टेड, ठीक है, ये आपको प्रूफ देता है कि हाँ आपने ऐसा पोस्ट किया था, और अगर नहीं पहुंचता है पोस्ट सही जगह पे तो आपको वापस मिल जाएगा, या वी विल कंपनसेट जो भी नुकसान हुआ है। पार्सल क्या होता है भैया, पार्सल अपना जो एसेट है ना, फिजिकल टैंजिबल एसेट, उसको इधर से उधर भेजना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, अकॉर्डिंग टू वेट यहाँ पे चार्ज होता है। जो भी कंपनीज हैं आपका पहले पार्सल तोलेंगी, उस पर फिर चार्ज देंगी कि भैया 1 kg का है तो 500 रुपये, 2 kg का है तो इतना रुपये, इंटरनेशनल का अलग चार्ज है, नेशनल का अलग चार्ज है। कुछ अलाइड सर्विसेज भी होती है, इनके बस नाम देख लो, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हो अगर चाहो तो, ग्रीटिंग पोस्ट, मीडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल पोस्ट, कुरियर सर्विस, ठीक है, ये सारी और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी पोस्टल या मेलिंग सर्विस हमें देती हैं। टेलीकॉम सर्विस आ जाते हैं जल्दी से, तो वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब टेलीकम्युनिकेशन इज व्हाट, टेलीकॉम्स, ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस, आप ओवर द इंटरनेट कर रहे हो या लैंडलाइंस के थ्रू कर रहे हो, फिक्स लाइन के थ्रू कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कैसे, सप्लायर्स से कि भैया इतना भेज दो, या आप कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो क्या हम आपको इतना सब ये माल भेज दें, या आपको कहीं से इंपोर्ट करानी है, एक्सपोर्ट करना है अपना माल, राइट। इट इज इन फैक्ट द बैकबोन। अगर आप बात ही नहीं कर पाओगे बाहर वाली पार्टी से तो फिर किस तरह से आप बिजनेस बढ़ाओगे। तो बैकबोन ऑफ द बिजनेस इज व्हाट, टेलीकॉम सर्विसेज। इसके वैरायटीज देख लो, क्या 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 सर्विसेज होती हैं। सेलुलर मोबाइल सर्विस, सेल फोन से जो हमें सर्विसेज मिलती हैं, SMS कर लो, आप बात कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, ये सब क्या इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है आपका, टेलीकॉम सर्विसेज हो रही है, ठीक है। अब फिक्स लाइन सर्विसेज, फिक्स लाइन ये मूवेबल नहीं होती है। सेलुलर सर्विसेज मोबाइल होती है, इसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। फिक्स लाइन सर्विसेज जो लैंडलाइन होता है ना, फिक्स लाइन सर्विस है, लैन, राइट, जो नेटवर्क होता है फिक्स्ड है वो। केबल सर्विसेज जो हमारे DTH आता है ना, टीवी आता है केबल के थ्रू, वाईफाई भी कई बार केबल के थ्रू आता है, राइट, लैन, ओके। टेलीकॉम सर्विसेज एक बार देख लो ये क्या है, read it out, note it down if you feel like, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट सो इम्पोर्टेंट। दो और सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैन एंड मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वेयर हाउसिंग मतलब आपने बनाया सामान, ठीक है, टैंजिबल गुड्स बनाया आपने, अब आपने बना लिए क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, आपको सस्ता पड़ रहा है बनाना, तो आपने बहुत सा बना के रख लिया मतलब क्या, इन्वेंट्री स्टॉक करी, वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप अपना सामान गुड्स को स्टॉक करके सेफली रख सकते हो, ठीक है। वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। हो सकता है फ्यूचर में इसकी डिमांड आए, हमने अभी बना के रख लिया क्योंकि हमें अभी सस्ता पड़ रहा था या अभी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा था,
Warehousing is concerned with the establishment and maintenance and management of warehouse for the storage of goods. Okay, it removes the hindrance of time. Hindrance of time मतलब हो सकता है कि देखो एक फसल हो रही है, इस सीजन में हो रही है, सर्दी के सीजन में हो रही है एक फसल, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड हो सकता है पीक बारिश में भी हो, लेकिन वो फसल उस समय प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो हमने अभी उस फसल को उगा के स्टोर करके अच्छे से रख लिया, ठीक है। गेहूं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन आटे की ज़रूरत, रोटी की ज़रूरत तो हमें थ्रू आउट द ईयर होती है, तो हमने क्या किया, उसको टाइम का हिंड्रेंस हटाने के लिए वेयर हाउस में स्टॉक करके रख लिया, ठीक है। ये हो गई अपनी दोनों सर्विसेज खत्म। इसी के साथ चैप्टर अपन रैप अप करेंगे। ये प्यारा सा माइंड मैप देखो, जल्दी से समराइज कर दें आज की इस वीडियो में अपन ने पढ़ा क्या क्या। अपन ने पढ़ा कि बिजनेस सर्विसेज किस चीज को कहते हैं हम, क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 आईज ऑफ द फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज पढ़ा। फिर गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस देखा कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्विसेज कितने वैरायटी की होती हैं। तो यहाँ पे आता है बैंकिंग, सोशल और पर्सनल। बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज होती हैं। बिजनेस में भी अपन ने टाइप्स देखे, बिजनेस में क्या टाइप्स थे, बैंकिंग सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज होती है, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है। बैंकिंग सर्विसेज में कितने टाइप्स के अकाउंट्स देखे अपन ने, सेविंग्स, करेंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट और मल्टीपर्पज मल्टी ऑप्शंस बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर अपन ने और देखा कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, तो कोऑपरेटिव, कमर्शियल, सेंट्रल बैंक और लास्ट क्या था अपना स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। अपन ने देखा कि ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, लेंड करते हैं लोन्स, चेक फैसिलिटी देता है हमको, रेमिटेंस फंड्स ट्रांसफर करता है और अलाइड सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देता है लॉकर वगैरह की। फिर अपन ने देखा कि बैंकिंग में ई बैंकिंग भी एक नया कंसेप्ट है, ये होता क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों यूज करें हम ई बैंकिंग, और क्या क्या वेज हम यूज करते हैं, कंसेप्ट रिलेटेड टू ई बैंकिंग। आरटीजीएस पढ़ा हमने, एनईएफटी पढ़ा और आईएमपीएस, इमीडिएट आईएमपीएस भी पढ़ा हमने, ओके। फिर हाँ नेक्स्ट है क्या, फिर इंश्योरेंस पढ़ा अपन ने। इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल्स जो थे अपन ने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, राइट। इंडेमनिटी का था आपका, फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद देखा अपन ने कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, 2 तरह के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी वैरायटी है, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, एन्युटी, जॉइंट पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस में 2 आ गए, मेन फायर और मरीन इंश्योरेंस, इनकी भी वैरायटी हैं। इसके बाद पोस्टल सर्विस में अपन ने, पोस्टल सर्विस कितने वैरायटी की होती है, 2 तरह की, फाइनेंशियल और मेलिंग सर्विसेज होती है। टेलीकॉम सर्विसेज में क्या क्या आ गया था अपना, सेल्युलर हो गया, फिक्स लाइन हो गया और केबल सर्विसेज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के साथ अपन चैप्टर को करा खत्म, ठीक है। तो समरी देने के बाद, इफ यू गाइस like the video, make sure you hit that subscribe button and like button in the face। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो दम थी जो तुम लोग यहाँ तक रुके थे, है ना, राइट राइट। और इसके बाद आने वाला है बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, ठीक है, जिसको पढ़ने के लिए यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून। पसंद आया है ना अगर ये वीडियो, तो जाके स्टेप अप अकेडमी ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ मिलेगा और भी बेहतरीन मटेरियल तुम लोगों को पढ़ने के लिए। And I'll catch you guys in the next video. Till then, take lots of care and bye.